या ओके, सो ऑडियो एंड वीडियो दोनों फाइन है, दोनों सही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एनाटॉमी देखी थी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम क्या देखेंगे? दो चीज देखेंगे, एक खाना डाइजेस्ट कैसे होता है और खाने का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। दो चीज हम स्टडी करेंगे, क्या? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, राइट? ओके, सो आगे बढ़ते सबसे पहले देखो, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हम डाइजेशन करवाएंगे, डाइजेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है एंड एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था। मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि पेरिस्टालसिस हो रहा होता है ना, ये मैंने बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि बायोकेमिकल क्यों होता है, बिकॉज बायोलॉजिकल थिंग्स आर यू नो व्हाट, बायोलॉजिकली मतलब बायोलॉजिकल वो है ना, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल में हमारा सेल्स जो एब्जॉर्ब कर रहा है। केमिकल क्यों बोला? बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी से निकलते हैं, हमारे पूरे एलिमेंट्स के से निकलते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एंड केमिकल। डाइजेशन कौन सा प्रोसेस पर बेस्ड होता है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। एनसीईआरटी केमिकल लिखी, कोई बात नहीं, तुम इसके आराम से उसके ऊपर बायो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग सबका पूरे डाइजेशन को समझना है कि खाना कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। खाना कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है? सबसे पहले खाना को तुम कहाँ रखोगी? मुंह में रखोगी, ठीक है। तो तुम्हें ओरल कैविटी का फंक्शन पता होना चाहिए, एंड पर बक्कल कैविटी का पता होना चाहिए। ये ओके केशव, अभी जस्ट स्टार्ट किया। यू हैव अ वेरी गुड लक इन इट, ठीक है। तुम अपना वीडियो ऑन कर लेना और आवाज को म्यूट कर देना, ओके, ठीक है। तुम अपना वीडियो ऑन कर लेना और आवाज को म्यूट कर देना, ओके। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बताया, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है। कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं, सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स, ओके, वेरी केयरफुली। डाइजेशन जो मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। हम लोग कुछ भी खाना खा रहे होते हैं तो उसके ऊपर पेरिस्टालसिस होता है, तो इसलिए इसको मैकेनिकल बोला। और बहुत सारा केमिकल निकल रहा है जो खाने को डाइजेस्ट करता है, तो इसलिए इसको क्या बोला? केमिकल प्रोसेस बोला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जब खाना खा रहे हैं मुंह से, तो हर एक ऑर्गन का हमें फंक्शन देखना है। सबसे पहले बक्कल कैविटी का फंक्शन देखते हैं, यानी मुंह का फंक्शन देखते हैं। तो बक्कल कैविटी क्या करता है? खाने को चबाने में हेल्प करता है। इसको क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? हम खाने को चबाने के बाद क्या करते हैं? निगलते हैं। कुछ कुछ बच्चे बहुत हरामी होते हैं, वो खाना को क्या करते हैं? चबाते नहीं है, ऐसे निगल जाते हैं। चावल और रोटी सीधा निकल चला जाता, तो मम्मी मारती है पीछे से, बोलती है चबा के खाओ अच्छे से। और अक्षय कुमार खुद बोला था कि इस बच्चे को खाना चाहिए। तो मैस्टिकेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ swallowing is the two most important function of our buccal cavity, right? In the buccal cavity, two things are present that I told you in the previous session, that is teeth and tongue, है ना। टीथ एंड टंग, ये टीथ एंड टंग का क्या फंक्शन होता है? ये जो जीभ है, ये दांत है, ये सबसे पहले खाने को चबाने में हेल्प करेगा, यानी मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा। दूसरी बात, हमारे मुंह से कॉन्टिन्यूअसली क्या थूक निकल रहा होता है, सलीवा निकल रहा होता है, तो ये जो फूड होता है ये सलीवा के साथ क्या होता है? मिक्स अप हो जाता है आराम से। तो हमारा जो टंग, तो टंग क्या कर रहा है? हमारा थूक को खाने के बाद अच्छे से घोल मोल के क्या कर रहा है? पीछे की तरफ शिफ्ट कर दे रहा है। कोई भी खाना आया उसको थूक के साथ लपेटा, सलीवा के साथ लपेटा, मिक्सअप किया फूड को और पीछे की तरफ फेंक दिया। समझ में आया क्या मेरी बात? ओके, तो देखो हमारे मुंह में ना बहुत सारे म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ये हमें सबको पता है, ठीक है, क्योंकि हमारा म्यूकोसा सर्फेस है, ये म्यूकोसा है। ये जो म्यूकस होता है हमारे मुंह में जो निकला, इसका बहुत सारा फंक्शंस होता है। क्या फंक्शन होता है इसका? हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना और एडिशन ऑफ फूड पार्टिकल प्रोवाइड करना। लुब्रिकेशन मतलब देखो, अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो मुंह सूखने लगेगा हमारा। खाना खाएंगे, बहुत बार ऐसा होता है, हम ऐसा कुछ तरीके का खाना खाते हैं, हमारा मुंह सूखने लगता है, तो मम्मी पानी दो बोलते हैं ना, तो मुंह सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस कम हो गया। तो हमारे मुंह में क्या होता है? बक्कल कैविटी में म्यूकस निकल रहा होता है, जो क्या करता है? खाने को सॉफ्ट करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और प्लस साथ साथ वो जो म्यूकस का चिपचिपा होता है, तो खाने के पार्टिकल को वो पकड़ के रखेगा, जो भी डाइजेस्टेड पार्ट होता है मुंह में। देखिए ना, खाने को चबाओगे उसके बाद उल्टी करना आता है, गोल गोल लड्डू निकलेगा मुंह से उस खाने का। तुमने रोटी खाया लंबा और निकलेगा गोल गोल लड्डू, थूक पे लगता है चिपचिपा सा, ठीक है। एक चीज याद रखना, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस के साथ क्या निकलता है? बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट है ना बच्चे, एनसीआर मतलब एमबीबीएस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाइकार्बोनेट। बच्चे तुम लोग मिस कर देते हो ये बाइकार्बोनेट को, क्योंकि तुम लोग इसको इज्जत नहीं देते बाइकार्बोनेट को। बाइकार्बोनेट जो है वो बेसिक कंपाउंड है। बाइकार्बोनेट क्या है? बेसिक है। तुम बोलोगे सर बाइकार्बोनेट बेसिक नहीं, बाइकार्बोनेट एसिड होना चाहिए। तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि H2CO3 जो होता है, जो कार्बोनिक एसिड कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम में H+ HCO3- में कन्वर्ट होता है। तो H2CO3 क्या है? एक वीक एसिड है, तो ये कौन सा बनेगा? उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस हुआ ना, तो बाइकार्बोनेट क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। समझ में आया? मुंह में सिक्रीट होगा, याद रखना, म्यूकस है, मुंह में सिक्रीट हुआ। जहां जहां पूरे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस आएगा, साथ साथ क्या आएगा? बाइकार्बोनेट आएगा। मुंह में कौन आया? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। पेट में भी म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। हम लोग करेंगे आगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो। तो म्यूकस हमारे मुंह में निकलता है, जो लुब्रिकेशन और एडिशन का काम करता है, ठीक है। और ये जब खाने को चबा लेगा और वो लोग को पकड़ के एक गोल लाडू बना देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलस बोलते हैं। और वो बोलस जो होता है वो पीछे की तरफ पेरिंग से चला जाता है, पेरिंग से कहां? वो ईसोफेगस चला जाता है, ठीक है। जब खाना ईसोफेगस में चला गया, तो ईसोफेगस में एक मस्कुलर मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, जो खाना को प्रोपेल करता है ताकि खाना कहां चला जाए? स्टमक में चला जाए, ठीक है। ईसोफेगस से स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर खाना जो होता है वो हमारे स्टमक में चला जाता है। समझ में आ गया ये चीज?
आगे जो हमारा थूक होता है ना, जो हमारा सलाइवा होता है, उसमें क्या होता है, म्यूकस तो रहता ही है। फिर म्यूकस तो मानते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी गैस निकाला था, सारा सलाइवा भी निकाला है, तो हमारे बक्कल कैविटी में एक म्यूकस हो गया, दूसरा क्या हो गया, सलाइवा हो गया। दो चीज मेन है, म्यूकस मेन है, दूसरा सलाइवा मेन है। एग्जाम में पूछा जाता है सलाइवा का कंपोनेंट क्या क्या है, सलाइवा में क्या क्या होता है, हमारे थूक में क्या क्या होता है। तो हमारे थूक में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है वो सारा होता है। सोडियम के साथ हमेशा याद रखना, मैंने बताया बार बार, जब भी सोडियम का जिक्र होगा तो हमेशा क्लोराइड आएगा, जब भी राम जी का जिक्र होगा तो सीता जी आएगी, जब भी कृष्ण जी का जिक्र होगा तो राधा जी आएंगी। तो ऐसे जब भी सोडियम का जिक्र होगा बार बार क्या होगा, क्लोराइड आएगा। केशव प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू टर्न ऑन योर वीडियो। कंटिन्यू किया जाए केशव प्लीज टर्न ऑन वीडियो, अदरवाइज यू कैन एग्जिट इट। ठीक है, दिस नो प्रॉब्लम। हाँ देखो, तो मैंने क्या बोला, हमारा थूक होता है, थूक में क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, कौन कौन सा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, लाइक दैट हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जितना भी चार इलेक्ट्रोलाइट नाम याद करना है पूरे बायोलॉजी में, कौन कौन सा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को नहीं भूलना है अपने को, बाइकार्बोनेट को नहीं भूलना है। ठीक है, हमारे थूक में एंजाइम भी होता है, हमारे थूक में एंजाइम होता है, दो तरह का एंजाइम होता है, एक होता है सैलिवरी अमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। ये नाम सुना है, नीट में कम से कम 4 बार आ गया क्वेश्चन सैलिवरी अमाइलेज के ऊपर में और लाइसोजाइम के ऊपर में। वो तुम्हें बोलता है कि सैलिवरी अमाइलेज जो होता है हमारी बॉडी में कहां मिलता है और लाइसोजाइम हमारी बॉडी में कहां मिलता है। तो सैलिवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम दोनों हम लोग के थूक में मिलता है। ये जो लाइसोजाइम होता है ना, ये लाइसोजाइम हमारे टीएस में भी होता है, हमारे जो आंसू होते हैं, जो हमारी मम्मी के मारने में दम बहते हैं बचपन में, तो उसमें भी क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। हम लोग होते हैं रोना अच्छी बात होती है, मम्मी लोग को ज्यादा सीरियसली लेनी, क्योंकि उनको पता है हमारे आंसू में क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम है। वो एंजाइम जो होता है एंटी बैक्टीरियल होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। समझ में आया, तो रोना अच्छी बात होता है, लेकिन ये बात तुम किसी इंसान को मत बोलो जिसका ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, तो ये बात मत बोल देना। अदरवाइज सैलिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, हमारे टीएस में भी प्रेजेंट होता है। टीएस मतलब हमारे आंसू में प्रेजेंट होता है, ये में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सैलिवरी अमाइलेज को एक और नाम देते हैं, ट्रिप्टिन बोलते हैं, TRIPTIN, ट्रिप्टिन बोलते हैं, एंजाइम का नाम है ट्रिप्टिन। ठीक है, एक और चीज एग्जाम में बहुत बड़ी नाम से आया हुआ है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमने बक्कल कैविटी के बारे में बात की। बक्कल कैविटी में हमने पहले उसकी एनाटॉमी एक बार बात की, समझी अच्छे से एकदम इन डिटेल। उसके बाद हम लोग देखते हैं डाइजेशन, हमारे मुंह में जो डाइजेशन हुआ उसको हम केमिकल डाइजेशन तो बोलेंगे ना, बिकॉज केमिकल आ रहा है तो वो डाइजेस्ट कर रहा है, तो केमिकल डाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है, सैलिवरी अमाइलेज की वजह से। तो हमारे मुंह में क्या है, हमारे मुंह में जो सैलिवा है उसमें सिर्फ 2 एंजाइम है, हमारे मुंह में सिर्फ 2 एंजाइम, सैलिवरी अमाइलेज और दूसरा क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम खाना को नहीं पचाता, लेकिन सैलिवरी अमाइलेज पचाता है। एक बात याद रखना, किसी भी एंजाइम में ASE आ जाए इसका मतलब क्या होता है, वो तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है। तो किसको तोड़ेगा, अमाइल को तोड़ेगा, अमाइल मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा ये। ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज मुंह में निकला है, जिसको ट्रिप्टिन भी बोलते हैं, और क्या करेगा, मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उनको वो तोड़ देता है। लेकिन वो एंजाइम इतना एफिशिएंट नहीं होता, वो इतना चालाक नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, सैलिवरी अमाइलेज से 30% ऑफ स्टार्च को ही तोड़ पाता है। हम जितना भी खाना खाते हैं उससे 30% ही स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ पाता है। किसमें तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ता है। एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट होता तो डायरेक्ट किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता, जो कि मोनोसैकेराइड है। पर इस मोनोसैकेराइड मोनोमर में नहीं तोड़ पाता है, सिर्फ डाइसैकेराइड में तोड़ पाता है। मतलब समझ में आया, मतलब हम किसी को मार एकदम प्रिसाइज कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम मोटा मोटा कटिंग कर रहे हैं, मतलब 2-2 यूनिट हम बना रहे हैं, यानी माल्टोज यानी डाइसैकेराइड बना रहे हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कौन सा किसको स्टार्च को तोड़ता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो मेरा स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, पीएच है 6.8, यानी कौन सा पीएच है, एसिडिक पीएच है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है पीएच कितना होता है, तो याद रखना, चार ऑप्शन देगा, 7, 6.8, 7.4। तो आंसर तुम्हारा क्या जाना चाहिए, 6.8 जाना चाहिए। केशव जोशी, याद करने का तरीका बता देता हूँ, सबसे बच्चों का फेवरेट होता है ये नंबर, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ये नंबर बच्चों का फेवरेट होता है। केशव जोशी है ना, बच्चों का फेवरेट होता है, तो उससे एक कम कर दे, क्योंकि ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग एक स्टेप पहले आना। तो याद करने का तरीका क्या होगा, 6.8 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये जो सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। क्या पड़ेगा इसका नाम, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, क्या होता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, पानी के प्रेजेंस में तोड़ता है। हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी के प्रेजेंस में क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट कर देगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इसमें स्प्लिट कर देगा, डायसैकेराइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन आएगा, एक आएगा माल्टोज, दूसरा ऑप्शन आएगा ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन फ्रुक्टोज, चौथा ऑप्शन लैक्टोज। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, माल्टोज आएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग मुंह का सब चीज खत्म कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग स्टमक पे आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टमक में हम क्या पढ़ेंगे, स्टमक का म्यूकोसा पढ़ेंगे, पेट है, क्योंकि खाना इसोफेगस से नीचे जा चुका है वाया पेरिस्टालसिस। तो स्टमक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टमक का पेट का म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होता है वो ल्यूमेन के एकदम पास में होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये चीज। म्यूकोसा एकदम सेंटर में होता है, ल्यूमेन के पास होता है। ठीक है, म्यूकोसा पता है ना चीज को, इसमें तो कुछ नहीं है बेटा समझाने लायक। अरे हेलो, म्यूकोसा सेंटर में होता है ना, ल्यूमेन के पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो म्यूकोसा जो होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन तुमसे कि ग्लैंड कहां पे होता है, तुमने आंसर दिया सर सब म्यूकोसा में होता है। नहीं, कैसे सब म्यूकोसा में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे होगा, म्यूकोसा में होगा, क्योंकि कोई भी ग्लैंड होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सब म्यूकोसा में, तो खाली स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम एग्जांपल आया था जहां पे पेयर पैचेस था। ठीक है, बाय द वे
आगे हम बात करते हैं ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है ना, नीट में कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन, जब भी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इसी से क्वेश्चन आता है, ये तो फॉर श्योर है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पेट में होते हैं ना, हमारे पेट में जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें 3 तरह का सेल देखने को मिलता है। कौन कौन सा? पहला है म्यूकस नेक सेल, दूसरा है तुम्हारा पेप्टिक सेल, तीसरा है पैराइटल सेल। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेप्टिक सेल का दूसरा नाम बताओ, तो तुम्हारा नाम क्या है? चीफ सेल है। क्या नाम है? चीफ सेल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पैराइटल सेल का दूसरा नाम बताओ, तो इस तुम्हारा आंसर क्या आता है? ऑक्जेंटिक सेल्स। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं पेप्टिक सेल को ऑक्जेंटिक बोलेंगे, पैराइटल को चीफ बोल देते हैं। ऐसा नहीं ब्लेंडर करना। एग्जाम में तुम्हें बोलेगा कि पेप्टिक सेल इज आल्सो नोन एज पैराइटल सेल, तो मना कर देना। एक बात याद रखना इसको कि पैराइटल और ऑक्जेंटिक, ठीक है। तो पैराइटल क्या है? पा। पैराइटल में क्या आ रहा है? पार, परी आ रही है, पापा की परी, पी आ रही, परी है। क्या है ये? पापा की परी। पापा की परी का क्या हो गया? पापा की परी घर में ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग एयर लेते हैं, लेकिन पापा की परी जब बुलाइए तो घर में वो ऑक्सीजन लेती है, एकदम प्योरीफाइड 100% ऑक्सीजन। भाई अगर तुम कभी ट्राई मत करना 100% ऑक्सीजन लेने का, मर जाओगे, ठीक है। 100%, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड होता है, फ्री रेडिकल्स इतने बनेंगे बॉडी में, सीधा तुम खत्म, ऊपर चली जाओगे। तो ज्यादा पापा की परी नहीं बनना किसी को। तो पैराइटल सेल मतलब परी में क्या आएगा? परी क्या ले रही है? ऑक्सीजन ले रही है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग मिलावट वाला ऑक्सीजन खा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं ना, हम लोग गरीब लोग हैं। तो पेप्टिक सेल्स को क्या बोलते हैं? ये चीफ सेल्स है। पेप्टिक सेल क्या है? चीफ सेल्स है। एक बात और याद रखना, देखो पेप, पेप से क्या आया? पेप्सी आया। पेप से क्या आया? पेप्सी आया। याद रहेगा, पेप से क्या आया? पेप्सी आया, ठीक है। ऑक्जेंटिक मतलब क्या? ऑक्सीजन मतलब समझ आ रहा है, जहर है ये, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मतलब जहर, जहर मतलब क्या? एसिड। तो याद करने में आसानी होगा। ऑक्जेंटिक सेल क्या बनाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑक्जेंटिक सेल पेप्सी बनाता है कि HCl बनाता है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्जेंटिक सेल क्या बनाता है? HCl बनाता है। इधर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 3 तरह का सेल बताया, सबसे पहला म्यूकस नेक सेल्स बताया, दूसरा क्या है? पेप्टिक सेल या चीफ सेल, तीसरा क्या? पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये जो पेप्टिक और चीफ सेल्स होता है, ये कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, और जो पैराइटल सेल्स है वो क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलता है मैं अकेला नहीं आऊंगा, जब भी आऊंगा अपने साथ 40 आदमी को लेके आऊंगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक के साथ इसको लेके आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर को लेके आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, CASTL। कैसल मतलब जो चल होता है उसको कैसल बोलते हैं, इसका नाम है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। समझ में आया? म्यूकस नेक सेल का क्या फंक्शन होता है? म्यूकस नेक सेल जो होता है वो म्यूकस सेक्रेट करता है। एम आई क्लियर विद दिस? म्यूकस नेक सेल क्या करेगा? म्यूकस सेक्रेट करेगा। पेप्सी पेप्टिक सेल पेप्सी सेक्रेट करेगा, और पैराइटल सेल क्या करेगा? एसिड सेक्रेट करेगा। ठीक है, समझ में आया? मुंह में क्या था? म्यूकस और बाइकार्बोनेट। मुंह में म्यूकस और बाइकार्बोनेट, लेकिन सलाइवा का पीएच क्या था? एसिडिक था, क्योंकि सलाइवा में क्या था? एसिड था। लाइसोजाइम में सलाइवा माइलेज जो एसिडिक होते हैं। म्यूकस अलग होता है, सलाइवा अलग होता है। सलाइवा एसिडिक था, सलाइवा के साथ मुंह में म्यूकस मिक्स होता है ताकि सलाइवा डैमेज ना कर दे, इसीलिए म्यूकस रहता है अगल बगल। वैसे ही पेट में भी क्या रहेगा? म्यूकस और बाइकार्बोनेट रहेगा अलोंग विद HCl। द HCl इज एसिडिक इन नेचर, और उसका पीएच कितना हो गया? 1.8 हो गया। पहले कितना आया? 6.8, अभी कितना आया? 1.8। तो याद करने में आसानी हो जाएगा। कभी मतलब वो एग्जाम में ऑप्शन देगा 2, जब कोई ऑप्शन नहीं हो तो 2 मार्क कर देगा। अगर 1.8 नहीं हो तो 2 मार्क कर सकते हो, लेकिन 2 आएगा नहीं कभी। जो ऑप्शन तुमको देगा तुम्हारा आंसर 1.8 आना जाना चाहिए। पेट भी एसिडिक होता है, और पेट को एसिड से बचाने के लिए क्या होता है? पेट में म्यूकस नेक सेल्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। समझ में आया ये चीज? क्लियर है? पेट में भी क्या होगा? म्यूकस और बाइकार्बोनेट होगा। म्यूकस और बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन, वो लुब्रिकेशन करेगा। और दूसरा क्या है? वो प्रोटेक्शन करेगा, जो हर बार म्यूकस काम कर रहा था। समझ में आया? एक और चीज समझना, पेट में ना ये जो पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिनोजन पूरे बायोलॉजी में, पूरे केमिस्ट्री में जिसमें भी ओजन आ जाए, इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है, यानी इनएक्टिव मतलब प्रोएक्टिव फॉर्म है। प्रोएक्टिव या इनएक्टिव है, अभी ये इनएक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव, प्रोएक्टिव नहीं तो इनएक्टिव है। ये मैंने क्लास में बताया था, प्रो रेडमी नोट प्रो मोबाइल वाले जनरेशन वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका प्रो मतलब एक्सट्रीम होता है। आईफोन प्रो ले लो, प्रो मैक्स ले लो, अल्ट्रा प्रो मैक्स ले लो, तो उनके लिए प्रो मतलब एडवांस होता है, लेकिन बायोलॉजी में प्रो मतलब रिग्रेशन होता है, मतलब पुराना, ओल्ड होता है, ठीक है। तो प्रो एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन का। तो क्या होता है? देखो हमारा ये पेट है, हमारे पेट, सुनो 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 सुनो, हमारा ये पेट है, हमारे पेट में क्या है? म्यूकस भी आ रहा है, एसिड भी आ रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ रहा है, पेप्सिनोजन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो म्यूकस क्यों आया? ताकि एसिड डैमेज ना कर दे पेट को, इसीलिए म्यूकस आया, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, ठीक है। और क्या अंदर में बच गया? एसिड बच गया, और क्या बच गया? पेप्सिनोजन बच गया, ठीक है। ये एसिड क्या करता है? पेप्सिनोजन पे काम करता है, और पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो एक्टिव होता है। समझ में आया? देखो ये जो पेप्सिनोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। पेप्सिन क्या एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन क्या इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। एक और बात, हमारे पेट में जो खाना होता है ना, जब भी हम खाना खाते हो 4 से 5 घंटा के लिए हमारे पेट में होता है, वो स्टोरेज टाइम होता है उसका। जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंटली पेट में चर्निंग मूवमेंट हो रहा होता है। क्या मूवमेंट हो रहा होता है? चर्निंग मूवमेंट हमारे पेट में हो रहा है, घसा ऊपर नीचे हो रहा होता है। खाना जो होता है वो किससे मिक्स हो रहा है? एसिड से मिक्स हो रहा है। खाना जो है वो एसिड से मिक्स हो रहा है। समझना, मैंने खाना खाया, मेरे खाने में किसने ऐड किया? एसिड ने ऐड किया। मेरे खाने में एसिड ने कैसे ऐड किया? मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। बट खाना क्या करता है? एसिड पे एक्ट करता है। खाना साथ ही साथ क्या करता है? पेप्सिन पे भी एक्ट करता है, जो स्टमक का वॉल सीक्रेट कर रहा है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब हमारा पेट काम करता है, जब भी खाना दोगे तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और वो खाने के साथ क्या करेगा? मिला देगा। तो खाने का क्या हो जाता है? क्योंकि पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन पी से
प्रोटियोलाइटिक। तो पेप्सिन क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन को तोड़ देता है। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन देखने को मिलता है कहाँ पे? स्टमक में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? प्रोटियोसिस, देखो पेप्टोज में तोड़ता है। ये सब तुम्हें पढ़ाया गया होगा ये चीज, नहीं एलन में? पढ़ाया है ये तो पेप्सिन। हाँ ठीक है, ओके। तो देखो मैंने क्या बोला खुशी, मैंने बोला कि देखो ये है मेरा पेट, ये मेरा पेट है। जब भी मैंने खाना खाया, जब भी मैंने खाना खाया तो ये पीला कलर का मेरा खाना है, ठीक है। और ये मेरा ब्लू कलर का क्या है? पेप्सिन है। ये पेप्सिन, देखो जब भी मैंने खाना खाया तो क्या हुआ, हमारे पेट से गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकला? एसिड निकला। ये एसिड क्या होता है? ये खाने पे एक्ट करता है। और ये जो एसिड होता है किस पे एक्ट करता है? मेरा पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है। ये पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू कलर ग्रीन कलर का बन गया। पेप्सिनोजन था, वो एक्टिव हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। और एचसीएल क्या करता है? खाने पे भी एक्ट करता है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखना कि हमारे यहाँ पे स्टमक में क्या होता है? यहाँ पे म्यूकस होता है ना? म्यूकस होता है स्टमक के वॉल में। कौन लगा हुआ है? म्यूकस लगा हुआ है, जो क्या करता है? एसिड से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताया? एसिड पेप्सिनोजन पे काम कर रहा है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। और ये खाने पे ऐड करता है, और ये खाने को गोल 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 खाने को डिस्ट्रॉय कर देता है। इनडायरेक्टली ये जो पेप्सिन होता है ना, ये पेप्सिन खाने पे ऐड करता है और खाने का प्रोटीन को तोड़ देता है स्मॉलर पार्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट में तोड़ देता है, हम लोग प्रोटियोसिस बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स बोल देते हैं, है ना। इनकम्प्लीट या पार्शियली डाइजेस्ट, ये पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, ये पार्शियली डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? पार्शियली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पी से पार्शियल, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज? कोई घबराने की बात नहीं है, ऑल क्लियर। चलो, क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों में एक और एंजाइम प्रोटीन, एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनिन बोलते हैं, ठीक है। बच्चों में होता है ये रेनिन। क्यों होता है? ताकि ये मिल्क का प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए या प्रोटीन को तोड़ पाए। देखो मैंने बार बार बोला है प्रोटीन को, मैंने कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का नाम नहीं लिया, मैंने प्रोटीन का नाम लिया है। रेनिन क्या करता है? प्रोटीन को, मिल्क के प्रोटीन को तोड़ देता है। ये ह्यूमन में, एडल्ट में नहीं होता है, ये सिर्फ बच्चों में होता है। एक बात याद रखना, यहाँ पे मैंने डबल एन किया है। डबल एन किसमें है? डाइजेशन में, ठीक है। और एक्सक्रेशन में क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम जब पढ़ेगा तो वहां पे एक आएगा, RENIN। वहां पे दो एन नहीं है, वहां पे क्या एक एन है। समझ में आया ये चीज? एक्सक्रेशन में एक हार्मोन आता है, इसका नाम है रेनिन, जो किडनी सीक्रेट करता है, जिसको लोग रास सिस्टम में बोलते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो मैंने खुशी तुमको पढ़ाया है, वहां पे वो रेनिन था, ठीक है। यहाँ पे क्या? RENIN। ये एग्जामिनर और एलन वाई खेल खेलते तुम्हारे साथ, रेनिन और रेनिन का खेल खेलेंगे। तुमको RENIN का ऑप्शन दे देंगे, RENIN भी दे देंगे, तो यू हैव टू सेलेक्ट इमीडिएटली कौन सा तुम्हें मार्क करना है। डबल एन याद रखना, सबसे पहले दो बार एन आया, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का चैप्टर कौन सा? डाइजेशन। उसके बाद जो सिंगल एन बचता है वो किसमें आएगा? एक्सक्रीटरी में आएगा। याद रहेगा, सबसे पहला चैप्टर डाइजेशन, जिसमें दो बार एन आया है। सबसे पहले चैप्टर डाइजेशन, जिसमें दो बार एन आया है, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। एक और चीज याद रखना है कि हमारे पेट में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेजेस। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड ऑन नीट एग्जामिनेशन। लाइपेजेस, वो बोलता है कि लाइपेज हमारे स्टमक में होता है, तुम्हें मानना है हाँ लाइपेज हमारे स्टमक में होता है। लाइपेज अपने नाम समझ में आ रहा है, ये किसको तोड़ेगा? ये लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है। तो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म इज हैपनिंग इन आवर स्टमक। तो स्टमक में मेनली क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म कैन आल्सो बी सीन इन स्टमक। इज इट ऑल क्लियर? अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा एक इंसान है तुम्हारे, अब देखो हम लोग क्या है, मारवाड़ी खानदान के, तुम मारवाड़ी नहीं हो खुशी भाई देवे, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन है? वन सेकंड, वन सेकंड। यस, यार वो रेनिन आपका चाइल्डिश स्टेज के ऊपर होता क्या है? मतलब रेड उसका फॉर्मेशन बॉडी में या फिर इनएक्टिव हो जाता है? क्या क्या वापस बोलना। रेनिन इनएक्टिव हो जाता है जब चाइल्डिश स्टेज के बाद? देखो चाइल्डहुड या में क्या होता है ना, चाइल्डहुड में जो सेल्स होते हैं उनको क्या होता है, नॉर्मली चाइल्ड बच्चे को क्या है, दनादन प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। बच्चे को दनादन मिल्क मिल रहा है, बच्चा दनादन माँ का दूध पी रहा है, ठीक है। तो उसका पेट क्या है, एक्स्टम्ड हो गया। अब वो पेट बोलेगा कि देखो इस प्रोटीन को, इस मिल्क को मेरे को डाइजेस्ट करना है।
तो क्या करेगा, जीन का इन्हेंसमेंट होगा, वो जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा और वो जीन क्या करेगा, रेनिन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। खुशी तुम रिलेट कर पा रही होगी, इसको इतना समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, जैसे लैक ओपेरॉन में हम लोग पढ़ते हैं, याद है 12th क्लास में, कि एक सर्टेन क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है जिसके रिस्पॉन्स में क्या बनता है, एंजाइम बनता है। तो क्या हुआ, पेट को महसूस हुआ कि भाई मुझे तो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो पेट के सेल्स बोलेंगे कि चलो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस को फोर्स करेंगे ताकि वो रेनिन बनाए। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको दूध का क्वांटिटी कम हो जाता है, तो सेल्स बोलेगा अब तो ये कार्बोहाइड्रेट भी खा रहा है ना। 6 महीने के बच्चे को हम लोग कुछ देते नहीं, सिर्फ दूध पे रखते हैं, शुरू के 6 महीने सिर्फ दूध पे रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका पेट का जो सेल्स होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एम आई क्लियर विद दिस? ये एंजाइम जो होता है सिर्फ बच्चों में देखने को मिलता है, बूढ़ों में नहीं देखने को मिलता है या बड़ों में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने बॉयज़ देखा होगा, केशव बॉयज़ देखा है, बॉयज़ में देखा है, तो ये सिस्टम शायद मेरे हिसाब से होमलैंडर में भी सबसे ज़्यादा होगा। अगर बॉयज़ देखेगा जो उसको समझ में आ जाएगा। Anyways, तो ये रेनिन है, ये मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और हमारे स्टमक में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, लाइपेज। तो मैंने कितने एंजाइम बताए, मैंने बताया एक होता है प्रोटीन पेप्सिनोजन, दूसरा रेनिन, तीसरा मैंने लाइपेज बताया, चौथा मैंने क्या बताया, और तो बस इतना ही बताया था। एक कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बताया था, लेकिन उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल होता है। हमारा पेट का जो ऑक्जेंटिक सेल्स है वो HCl के साथ किसको सीक्रेट करता है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करता है। उसका एक फंक्शन है जो हम लोग आगे आने वाले टाइम पे समझेंगे। केशव, मैं ये बता रहा था ना कि हमें मारवाड़ी लोग में हो गया, हम लोग अंड भुजिया टुजिया खा रहे होते हैं, भुजिया, सुहाली, पेठा सब चल रहा होता है। बच्चे लोग क्या दनादन आजकल खा रहे हैं, सबको गैस का प्रॉब्लम होता है। क्या करता है, पैन 40 लेता है, खा लेता है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार चल रहा है पैन 40। पैन 40 क्या करता है, ये HCl के ग्लैंड्स पे जाके काम करता है और ये HCl का सिक्रीशंस को कम करा देता है। HCl कम सिक्रीट होता है, समझ में आया मेरी बात। पैन 40 क्या किया, पेंटोप्रेजोल, HCl, रेंटैक भी खाते हैं लोग, जिनटैक भी खाते हैं, तो वो क्या करता है, HCl का सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देता है। तो जब HCl ही नहीं होगा बॉडी में, तब क्या पेप्सिन बनेगा, पेट में पेप्सिनोजन होता है, वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और क्योंकि पेट में पेप्सिन नहीं बना, तो क्या पेट में प्रोटीन डाइजेशन होगा, नहीं होगा। तो जो 40-50 साल की महिलाएं या बूढ़े लोग होते हैं जो दनादन गोली खा रहे हैं, उनको मैल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, प्रोटीन कम हो जाएगा। कभी वो बोलेंगे मेरा पाँव दुखता है, आधी घंटा 10 मिनट चलते हैं, ऊपर से नीचे जाके आए, पाँव दुखने लगा। क्यों दुखने लगा माँ जी, क्योंकि आपने दनादन पैन 40 खाया। पैन 40 खाने से क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं हुआ। प्रोटीन जब टूटा ही नहीं तो क्या होगा, जब प्रोटीन टूटेगा ही नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एज इट इज क्या हो जाएगा, फीसेस में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो मतलब जो तुम्हारा एक यूट्यूबर है जिसका नाम है कैरी मिनाटी, वो क्या बोलता है, पैसा बर्बाद, जो भी है, तो उसके आगे अपशब्द। तो ये तुम अपनी मम्मी या किसी को बोल सकते हो, खाना बर्बाद, ठीक है, गाली मत देना, घर से बाहर निकाल देंगे। तो क्या बोलेंगे, प्रोटीन बर्बाद, क्योंकि सारा प्रोटीन तो बाहर निकल गया बॉडी के, तुम तो पैन 40 खा के अपने HCl को कम कर दिए, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत क्लिनिकल चीज़ है। जो इंसान पैन 40 का अब्यूज़ कर रहा है उसके पेट में एसिड नहीं है, एसिड बहुत कम है, ठीक है। तो एसिड क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें गंदे हाथ से खाना खा लेते हैं, है ना, तो माइक्रोब्स भी हमारे पेट में जाता है। तो एसिड क्या करता है, माइक्रोब्स को भी मार देता है। अब जो इंसान 4 साल से 5 साल से पैन 40 खा रहा है, उसको पेट में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका HCl काम नहीं कर रहा है, उसका पेट में अल्कलाइन मीडियम हो चुका है, एसिडिक मीडियम। ये समझ में आया मेरी बात? एक सेकेंड, तो जो इंसान, तुम्हारी मम्मी याद आया केशव, तुम्हारी मम्मी नहीं, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी मौसी क्या करती है, पैन 40, तुम्हारे मौसा जी, तुम्हारे बड़े पापा, सॉरी मौसी मेरी मौसी लगी, तुम्हारे तो बड़े पापा हुए ना, तुम्हारे बड़े पापा या तुम्हारी बड़ी मम्मी दनादन गैस की गोली खा रहे हैं 4 साल से 5 साल से, पेट में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। बाहर का कुछ भी खाओगे ना, दूध का, मिल्क प्रोडक्ट, टाइफाइड होने का चांस बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक है। एनीवेज, हम लोग अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा इतना सब चीज़, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइपेजेस भी मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, ये भी चीज़ हो गया। तो मुंह में लाइजोजाइम था एंटीबैक्टीरियल, पेट में HCl था एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। पेट में भी म्यूकस और बाइकार्बोनेट था, यानी म्यूकस सिक्रीटिंग और बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, थोड़ा सा बेसिसिटी को भी मेंटेन करता है ताकि एसिड जो है वो डोमिनेट ना कर जाए,
ठीक है, थोड़ा अमाउंट में होता है जैसे, लेकिन तभी भी हमारा पेट में जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक ही होता है। एनीवेज, जो हमने जितना भी खाना खाया और हमारे पेट में घसड़ मसड़ हो गया, पूरा पेप्सिन वेप्सिन से लिपट गया खाना, पेप्सिन और लाइपेजेस से खाना लिपट गया, तो उस खाने को हम लोग क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइम, CHYME। अब समझ में आया काइम किसको बोलते हैं? पेट में लिपटा हुआ खाना, पेट में एसिड के साथ मिक्स खाना, लाइपेसेस के साथ मिक्स खाना को क्या बोलेंगे? काइम। मुंह में था तो क्या बोला? बोलस। खाना नीचे गया पेट में तो क्या बोला? काइम बोला। आगे जब इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जब सीकम वीकम में जाएगा, तब उसको हम लोग काइल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? काइल, CHYLE। ये ना वैसे 9-10 में पूछते हैं, मतलब 11-12 में ये पूछना बेवकूफ़ी है, काइम और काइल क्या होता है। काइल जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है उसको बोलते हैं, कभी पूछा नहीं जाएगा वैसे, ठीक है। एनीवेज, अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी तक तो लेक्चर एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अभी तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, है ना? अभी एकदम क्लियर है, चलो ठीक है। बस इतना सब बस तुम्हें बात याद रखना है कि जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक में क्या है? कुछ अमाउंट का प्रोटीन डाइजेशन हो रहा है और कुछ अमाउंट का लिपिड का डाइजेशन हो रहा है। खाली इतना बात तुम्हें याद रखना है। मुंह में क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। नीट में क्वेश्चन आएगा, मुंह में क्या प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ? अगर तुम मार्क करके आगे, तुमसे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं है करेगा। मुंह में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। केशव कम मत बोलो, ठीक है। तो मुंह में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। पेट में क्या डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट भी डाइजेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है? वाया पाइलोरस रीजन, ये जो खाना होता है ये कहाँ पे जाता है? ये खाना पहुँचता है मेरा इंटेस्टाइन में। समझ में आया? खाना कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में। पार्शली डाइजेस्टेड फूड जब इंटेस्टाइन में जाता है तो देखो, ये मैंने बताया था ना पहले कि बच्चा लोग, ये क्या है? ड्यूडेनम। क्या है ये? ड्यूडेनम। और ये क्या है? पैनक्रियास। मैंने ये बताया था, पैनक्रियास जो होता है अपना एंजाइम कहाँ डाल देता है? ड्यूडेनम में डाल देता है। लास्ट क्लास में बताया था। मैंने ये भी बताया था यहाँ पे क्या होता है? लिवर होता है। लिवर से क्या आता है बच्चा लोग? लिवर से आता है मेरा हेपेटिक डक्ट, जिसको कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं क्योंकि जुड़ जाता है। वो सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाता है तो क्या बना देता है? कॉमन बाइल डक्ट, CBD। कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो नीचे की तरफ आता है और वो क्या मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो जाता है, और इस वाले पार्ट को हम लोग हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोल देते हैं। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होता है? ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में क्या क्या सामान आया बच्चा लोग? पैनक्रियास से कोई सामान आएगा और लिवर से सामान आएगा। समझ में आया ये चीज? ड्यूडेनम में कहाँ कहाँ से सामान आएगा? ड्यूडेनम में आएगा लिवर से और पैनक्रियास से। लिवर से क्या आएगा? बाइल आएगा। लिवर से कौन आएगा? बाइल आएगा। पैनक्रियास से कौन आएगा? पैनक्रियास से एंजाइम आएगा। दोनों कहाँ पे चला जाएगा? ड्यूडेनम में चला जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? तुम अगर ये बोलते हो पैनक्रियास से हार्मोन आ रहा है इंसुलिन, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है, लेकिन वो ड्यूडेनम में क्यों डालेगा? इंसुलिन क्या करेगा खाने का? इंसुलिन कुछ नहीं करता खाने का, ठीक है। वो इंसुलिन कहाँ पे जाता है? खुशी, याद होगा तुम्हें, हमारे पैनक्रियास से बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है ना। वो ब्लड वेसल्स क्या? पोर्टल वेन, याद है कुछ? पोर्टल वेन में इंसुलिन चला जाता है, वो लीवर के पास चला जाता है। इंसुलिन लीवर को बोलता है कि चलो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करो करो करो। एनीवेज, हम लोग अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा इतना सब चीज़, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइपेजेस भी मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, ये भी चीज़ हो गया। तो मुंह में लाइसोजाइम था एंटीबैक्टीरियल, पेट में HCl था एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। पेट में भी म्यूकस और बाइकार्बोनेट था, यानी म्यूकस सिक्रीटिंग और बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट क्या करता है? थोड़ा सा बेसिसिटी को भी मेंटेन करता है ताकि एसिड जो है वो डोमिनेट ना कर जाए, ठीक है। थोड़ा अमाउंट में होता है जैसे, लेकिन तभी भी हमारा पेट में जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक ही होता है। एनीवेज, जो हमने जितना भी खाना खाया और हमारे पेट में घसड़ मसड़ हो गया, पूरा पेप्सिन वेप्सिन से लिपट गया खाना, पेप्सिन और लाइपेजेस से खाना लिपट गया, तो उस खाने को हम लोग क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइम, CHYME। अब समझ में आया काइम किसको बोलते हैं? पेट में लिपटा हुआ खाना,
पेट में एसिड के साथ मिक्स खाना, लाइपेसेस के साथ मिक्स खाना को क्या बोलेंगे? काइम। मुंह में था तो क्या बोला? बोलस। खाना नीचे गया पेट में तो क्या बोला? काइम बोला। आगे जब इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जब सीकम वीकम में जाएगा, तब उसको हम लोग काइल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? काइल, CHYLE। ये ना वैसे 9-10 में पूछते हैं, मतलब 11-12 में ये पूछना बेवकूफ़ी है, काइम और काइल क्या होता है। काइल जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है उसको बोलते हैं, कभी पूछा नहीं जाएगा वैसे, ठीक है। एनीवेज, अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी तक तो लेक्चर एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अभी तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, है ना? अभी एकदम क्लियर है, चलो ठीक है। बस इतना सब बस तुम्हें बात याद रखना है कि जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक में क्या है, कुछ अमाउंट का प्रोटीन डाइजेशन हो रहा है और कुछ अमाउंट का लिपिड का डाइजेशन हो रहा है। खाली इतना बात तुम्हें याद रखना है। मुंह में क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। नीट में क्वेश्चन आएगा, मुंह में क्या प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ? अगर तुम मार करके आगे, तुमसे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं है करेगा। मुंह में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। केशव कम मत बोलो, ठीक है। तो मुंह में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। पेट में क्या डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट भी डाइजेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है? वाया पाइलोरस रीजन, ये जो खाना होता है ये कहाँ पे जाता है? ये खाना पहुँचता है मेरा इंटेस्टाइन में। समझ में आया? खाना कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में। पार्शली डाइजेस्टेड फूड जब इंटेस्टाइन में जाता है तो देखो, ये मैंने बताया था ना पहले कि बच्चा लोग, ये क्या है? ड्यूडेनम। क्या है ये? ड्यूडेनम। और ये क्या है? पैनक्रियास। मैंने ये बताया था, पैनक्रियास जो होता है अपना एंजाइम कहाँ डाल देता है? ड्यूडेनम में डाल देता है। लास्ट क्लास में बताया था। मैंने ये भी बताया था यहाँ पे क्या होता है? लिवर होता है। लिवर से क्या आता है बच्चा लोग? लिवर से आता है मेरा हेपेटिक डक्ट, जिसको कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं क्योंकि जुड़ जाता है। वो सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाता है तो क्या बना देता है? कॉमन बाइल डक्ट, CBD। कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो नीचे की तरफ आता है और वो क्या मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो जाता है, और इस वाले पार्ट को हम लोग हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोल देते हैं। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होता है? ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में क्या क्या सामान आया बच्चा लोग? पैनक्रियास से कोई सामान आएगा और लिवर से सामान आएगा। समझ में आया ये चीज? ड्यूडेनम में कहाँ कहाँ से सामान आएगा? ड्यूडेनम में आएगा लिवर से और पैनक्रियास से। लिवर से क्या आएगा? बाइल आएगा। लिवर से कौन आएगा? बाइल आएगा। पैनक्रियास से कौन आएगा? पैनक्रियास से एंजाइम आएगा। दोनों कहाँ पे चला जाएगा? ड्यूडेनम में चला जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? तुम अगर ये बोलते हो पैनक्रियास से हार्मोन आ रहा है इंसुलिन, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है, लेकिन वो ड्यूडेनम में क्यों डालेगा? इंसुलिन क्या करेगा खाने का? इंसुलिन कुछ नहीं करता खाने का, ठीक है। वो इंसुलिन कहाँ पे जाता है? खुशी, याद होगा तुम्हें, हमारे पैनक्रियास से बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है ना? वो ब्लड वेसल्स क्या, पोर्टल वेन याद है कुछ? पोर्टल वेन में इंसुलिन चला जाता है, वो लीवर के पास चला जाता है। इंसुलिन लीवर को बोलता है कि चलो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करो करो करो। इंसुलिन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पैनक्रियास क्या करता है? एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। वो एंजाइम्स कहाँ चला जाता है? ड्यूडेनम में चला जाता है। और बाइल भी लीवर से आके कहाँ चला जाता है? ड्यूडेनम में चला जाता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये 24 घंटे हो रहा है क्या 24 घंटा बार बार पैनक्रियास से हर वक्त एंजाइम आ रहा होता है और हर वक्त बाइल आ रहा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, जब भी हम लोग खाना खाते हैं और जब ये खाना मेरा ड्यूडेनम यानी मेरा इंटेस्टाइन में जब जाता है खाना, एक सेकंड रुकना, क्या हुआ केशव? वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? ये खाना मेरा जब भी इंटेस्टाइन में जाता है ना, तो अब तुम खुद बताओ, खाना इस दरवाजे में आ चुका है, ड्यूडेनम में आ चुका है। ड्यूडेनम बोलेगा अरे बाप रे ये कैसा आ गया? बिकॉज ड्यूडेनम इज नॉट एडजस्टेड ना। स्टमक 4 से 5 घंटा खाना को रखता है अपने पास। ड्यूडेनम को तो खाना मिला ही नहीं, तो ड्यूडेनम के पास सडनली क्या हुआ? बोलस आ गया। इतना बड़ा मोटा सा कैनन बॉल आ गया। वो कैनन बॉल इतना मोटा है और ड्यूडेनम का ल्यूमेन पतला है, तो क्या करेगा? कैनन बॉल ड्यूडेनम के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। समझ में आ गया? तो ड्यूडेनम, जब प्रेशर ड्यूडेनम पे लगेगा तो ड्यूडेनम एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका नाम क्या है? एंटेरोकाइनेज। क्या सीक्रेट करता है? एंटेरोकाइनेज। ये ड्यूडेनम का जो वॉल है वो ल्यूमेन में क्या सीक्रेट कर देगा? एंटेरोकाइनेज। समझ में आ गया?
ये एंटेरोकाइनेस कौन पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा है क्या? नहीं, ये ड्यूडेनम खुद बना रहा है ये हार्मोन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन मतलब वो हार्मोन होता है जो लोकली बनता है। लोकली मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट में बनता है। कौन बनाया? ड्यूडेनम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके ऊपर क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है। तो ड्यूडेनम बोलेगा मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? एंटेरोकाइनेस को सिक्रीट करूंगा। क्यों करूंगा? उसके पीछे एक रीजन है जो मैं कुछ देर में तुम्हें समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आया? तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन क्या करता है? एंटेरोकाइनेस को सीक्रेट करता है। ये एंटेरोकाइनेस क्या करता है? पैनक्रियाज और बाइल जूस को स्टिमुलेट करता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? तो एंटेरोकाइनेस एक लोकल हार्मोन है। एंटेरोकाइनेस के साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये एंटेरोकाइनेस एक हार्मोन है, एक तरीके का एंजाइम बोलो या हार्मोन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और भी बहुत सारे एंजाइम होता है जिसका नाम है CCK-PZ। एक एंजाइम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, CCK-PZ। एक एंजाइम होता है गैस्ट्रीन। एक एंजाइम होता है सेक्रेटिन। एक एंजाइम होता है VIP। ये सब बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखे हैं। एंजाइम नहीं, हार्मोन बोलेंगे इनको। ये हार्मोन होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? जब भी खाना आएगा तो स्टमक के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा खाना, तो स्टमक क्या करेगा? हार्मोन निकालेगा जिसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रीन। वो गैस्ट्रीन क्या करेगा? थप्पड़ मारेगा और HCl को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब HCl 24 घंटा नहीं निकल रहा होता है। जब खाना आता है इस टाइम पे तब गैस्ट्रीन निकलता है स्टिमुलस के कारण, और वो गैस्ट्रीन क्या करता है? HCl को सिक्रीट करता है। समझ में आया? कभी कभार देखना तुम्हारा रोज शाम को 6 बजे खाना खाने का आदत हो गया, कभी तुमने शाम को 6 बजे खाना नहीं खाया, तो क्या होगा? तुम्हारा अपने आप ऑटोमेटिकली उस समय गैस्ट्रीन निकलने का टाइम बना हुआ, गैस्ट्रीन निकलेगा, HCl के ग्लैंड को थप्पड़ मारेगा, बोलेगा ऑक्सीडेंटिक ग्लैंड चल HCl निकाल, HCl निकलेगा, तुम्हारा पेट में गुड़ 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 स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? 6 बजे भले तुम खाना खाओ या ना खाओ, तुम बोलेगा मम्मी भूख लग रहा है, कॉर्नफ्लेक्स दो, ठीक है। तो ये सब क्या है? लोकल हार्मोन्स है। एंटेरोकाइनेस, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, VIP, CCK-PZ। तो क्या होता है? जब भी खाना मेरे इंटेस्टाइन में आया तो इंटेस्टाइन एंटेरोकाइनेस को बनाता है। एंटेरोकाइनेस का कुछ फंक्शन होता है। साथ ही साथ क्या होता है? और भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, और PZ से नाम हो गया पैनक्रियोजाइमिन। जब भी खाना आया, ड्यूडेनम के वॉल्स को प्रेशर दिया, तो एक और हार्मोन निकलता है। ये ड्यूडेनम के इंटेस्टाइन से नहीं निकलता है, ये लोकली निकलता है, नाम है CCK-PZ। ये CCK कोले से समझ में आ रहा है। ये क्या करेगा? गॉल ब्लैडर को पंप करेगा। गॉल ब्लैडर को क्या करेगा? पंप करेगा। तो गॉल ब्लैडर से क्या निकल जाएगा? बाइल निकल जाएगा। पैनक्रियोजाइमिन से इसका मतलब क्या है? ये पैनक्रियाज को पंप करेगा ताकि पैनक्रियाज से क्या निकले? हार्मोन निकले। समझ में आया ये चीज? CCK-PZ क्या करता है? पंपिंग का काम होता है। सिक्रेटिन, समझ में? सिक्रेटिन मतलब ये सिक्रीट करेगा, तो इसका काम भी होता है क्या? सिक्रीट करना। समझ में आया? ऑल क्लियर? ये हार्मोन का फंक्शन कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, कोई डाउट नहीं? इतना बात समझ में आ गया? चलो, तो इसका मतलब 24 घंटे हमारे पेट में बाइल या पैनक्रियाज ड्यूडेनम में नहीं जा रहा होता है। जब खाना आता है तो स्टिमुलस जाता है और स्टिमुलस से हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन जो है वो बहुत सारा एंजाइम्स का सिक्रीशन में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? अच्छा, हमारे पेट में जो खाना था वो एसिड से लथपथ था। खाना एसिड से लथपथ था, तो वो खाना जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है वो एसिड, ठीक है। तो इंटेस्टाइन डैमेज क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटेस्टाइन में भी क्या है? म्यूकोसा और बाइकार्बोनेट, जो क्या कर देता है? एसिड को न्यूट्रलाइज। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट, जो एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। साथ ही साथ कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम अब आगे समझेंगे। समझ में आ गया बाबू लोग? ये सब चीज कोई घबराहट की बात नहीं है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह का जूस मैंने लिखा है। कौन कौन सा? बाइल, पैनक्रियाज से जूस निकला और इंटेस्टाइन से जूस निकला। 3 तरह का जूस होता है, ठीक है। कौन कौन सा?
बाइल, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन का। ये तीनों जूस कहाँ पे इंटर होता है? ड्यूडनम में निकल जाता है, ड्यूडनम में सीक्रेट आउट हो जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो जाता है, ठीक है। जिसमें जो तुम्हारा बाइल और पैनक्रियास है वो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। लेकिन जो तुम्हारा इंटेस्टाइन का जूस है वो इंटेस्टाइन खुद बनाता है। समझ में आया मेरी बात? स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूस है, एक जूस आया बाइल से, एक जूस आया पैनक्रियास से, और एक जूस इंटेस्टाइन ने खुद बनाई। तो जो इंटेस्टाइन जूस खुद बना रहा है वो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से कहाँ से आएगा? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से तो बाइल और पैनक्रियास आएगा ना सिर्फ। समझ में आया? 3 तरह का जूस होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हमारे पूरे इंटेस्टाइन में हम जो बोलते हैं ना गुड़गुड़ाहट, मम्मी भूख लग रही है, क्यों भाई, क्यों बोला? क्योंकि हमने पहले बताया है हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलरिस लेयर है ना, मसल्स का लेयर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, गुड़ 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 हो रहा होता है। तो मस्कुलरिस क्या करता है? मूवमेंट यानी पेरिस्टाल्सिस करता है। एक तो पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है, खाने का, खाना नीचे जाता है पेरिस्टाल्सिस। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना? मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, ब्रेन बर्स्ट होने लग गया। ब्रेन बर्स्टिंग तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, हमारा इंटेस्टाइन में मसल्स होता है जो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जब खाना मूव हो रहा है तो खाना मिक्स भी तो हो रहा है ना, तो खाना का मिक्सिंग में भी हेल्प करता है। तो खाना प्रॉपरली क्या होता है, केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है और खाने का डाइजेशन हो जाता है। तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। समझ में आया ये चीज़? पक्की बात है? कैसे हेल्प कर रहा है? अच्छा, इंटेस्टाइनल का जो म्यूकोजल एपिथेलियम है, देखो एक वापस आया ये क्वेश्चन। खुशी, मैंने तुमसे पूछा था ग्लैंड्स कहाँ पे होता है, तुमने क्या बोला? सब म्यूकोजा। लेकिन ग्लैंड्स कहाँ पे होता है? म्यूकोजा में होता है। तो इंटेस्टाइन का म्यूकोजा में एक और ग्लैंड है, बधाई हो। कौन सा ग्लैंड है? गॉबलेट सेल्स, जो क्या करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है। समझ में आया? अब हम लोग बात करें, खुशी तुम्हारे मन में डाउट आया होगा, केशव तुम्हारे मन में डाउट आया होगा, ये भैया ये इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, ये इंटेस्टाइन का जूस क्या होता है? तो देखो मैंने बोला हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या है? म्यूकोजा में गॉबलेट सेल्स है। वो गॉबलेट सेल क्या करता है? कंटिन्यूअसली म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा होता है। वो जो म्यूकस होता है जो गॉबलेट सेल से निकला है वो, प्लस हमारे इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कल, विलाइज होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है ना। वो मैंने एक और बात बहुत पहले बताया, कोई भी एपिथेलियम है वो कॉलमनर हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? क्यूबॉइडल हो सकता है। उनका काम सिक्रीशंस भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो वो क्या करेंगी? वो कुछ सिक्रीशंस करेंगी। तो ब्रश बॉर्डर सेल्स यानी तुम्हारा जो विलाई होता है हमारे इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है? कुछ केमिकल को सिक्रीट करता है। समझ में आया? तो हमारा जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है, हमारा जो म्यूकोजा का जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है, वो क्या करेगा? कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेगा, प्लस गॉबलेट सेल का सिक्रीशन, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन का जूस। कभी केशव एक काम करना, किसी भी इंसान का इंटेस्टाइन काट देना, ठीक है? घर में लाना, उसको निचोड़ना ऐसे इंटेस्टाइन को पकड़ के। जब तुम निचोड़ोगे तो अंदर में तुम पाओगे उसमें फ्लूइड भर गया, क्योंकि जब इंटेस्टाइन को तुम निचोड़ रहे हो तो क्या निकल रहा है? गॉबलेट सेल से म्यूकस निकल रहा है, साथ ही साथ उसके जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है उससे भी केमिकल्स निकल रहा है। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। तुम बोलोगे भैया ये कैसे हो गया? ये इंटेस्टाइन जो पैनक्रियास से भी नहीं जुड़ा हुआ है, बाइल से भी नहीं जुड़ा हुआ, तभी भी जूस कहाँ से आया? क्योंकि इंटेस्टाइन खुद जूस बना रहा है, उसका गॉबलेट सेल और उसका एपिथेलियम। समझ में आ गया ये चीज़? इसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। इसी का नाम है सकस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं इसको? सकस एंटेरिकस। क्यों बोला? एंटेरिकस क्या होता है? एंटेरिकस, एंटेरी मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन। एंटेरी मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो सकस एंटेरिकस बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और चीज, एंटेरिक फीवर का नाम सुना होगा, तुमने नहीं, तुम्हारे लेवल पे नहीं है। टाइफॉइड एक एंटेरिक फीवर है, डिसेंट्री, ये सब एंटेरिक है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। एनीवेज, तो ये इंटेस्टाइन का, अब भैया बोलोगे अरे भैया मेरे को ये बताओ, ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपने बनाया, आपने बोला, मैंने मान लिया ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कौन सा एंजाइम सीक्रेट करेगा? ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो होता है बहुत सारे केमिकल्स को सीक्रेट करता है, जिनका नाम है, बधाई हो, नाम आ गया, याद करना याद करना याद करना, 4 है, जिसका नाम क्या है? डायासैकराइडेजेस, फिर क्या है? डाईपेप्टाइडेजेस, और क्या है? लाइपेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस।
देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इसको याद करना है, लेकिन मैं जब तुम्हें इसका डायग्राम से समझाऊंगा ना, तुम बोलोगे भैया ये तो इतना आसान था, मुझे तो पता भी नहीं था। डाइजेशन का मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले बताया था फूड का कंपोनेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड बताया था। कार्बोहाइड्रेट हल्का सा मुंह में एब्जॉर्ब हुआ, हल्का एब्जॉर्ब नहीं, डाइजेस्ट हुआ, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया था, जिसको क्या बोला, माल्टोज बोला। पेट में क्या हुआ, पार्शियल प्रोटीन आया, यानी बड़े बड़े पेप्टाइड्स आए, छोटे छोटे पेप्टाइड्स नहीं आए, है ना। और लिपिड ही बहुत कम डाइजेस्ट हुआ। तो हमारे इंटेस्टाइन में हमें ये सारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड चीज को कंप्लीट डाइजेशन में लेके जाना है, क्योंकि हमारे मुंह में 30% डाइजेशन हो चुका था स्टार्च का, और डाइसैकेराइड बन चुका था जिसका नाम था माल्टोज। तो यहाँ पे क्या रख दिया, डाइसैकेराइडेजेस। एजेस मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट करना। तो क्या होगा, डाइसैकेराइडेजेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बचा हुआ माल्टोज, ये 30% माल्टोज और बाकी सबको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है, समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, बधाई हो। कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन आता है, प्रोटीन आता है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएजेस तुम लगाओगे, लेकिन प्रोटीन तो टूट चुका है ऑलरेडी, तो प्रोटीएजेस क्यों लगा रहे हो, डाइपेप्टाइडेज लगाओ ना। प्रोटीन टूट चुका है, पेप्टाइड है, क्योंकि तुम्हें पता होगा अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो बहुत सारे पेप्टाइड्स आते हैं ना, तो बहुत सारे पेप्टाइड को तोड़ने के लिए डाइपेप्टाइडेज, दो पेप्टाइड को तोड़ने के लिए। तो मतलब क्या, डाइपेप्टाइडेज जब भी काम करेगा तो दो दो पेप्टाइड्स तुम्हें मिलेंगे, दो दो पेप्टाइड्स के चेन मिलेंगे। समझ में आया ये चीज। आगे प्रोटीन के बाद कौन है, लिपिड। तो लिपिड तो बहुत कम अभी डाइजेस्ट हुआ है, तो लाइपेज रख दिया। समझ में आ गया ये चीज, पक्का बात है। अच्छा, प्रोटीन जब डाइजेस्ट हुआ, ये तीन चीज क्लियर हो गया। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ मेरा, दो डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में डाइजेस्ट हो गया, मतलब एक बड़ा सा कंपाउंड था, डाइपेप्टाइड 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 डाइपेप्टाइड, क्या हुआ, आउटपुट हुआ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, डाइपेप्टाइड 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 डाइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड पे कौन ऐड करता है, न्यूक्लियोसाइडेजेस। कौन काम करता है, न्यूक्लियोसाइडेजेस काम करता है। न्यूक्लियोसाइडेस, खुशी तुम्हारे नॉलेज से तुम्हें पता होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है, क्या होता है, ग्लूकोज और नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, तो जो ग्लूकोज और नाइट्रोजनस बेसिस है उनको तोड़ना है, नाइट्रोजनस बेसिस का काम लगा देंगे हम लोग, ताकि डीएनए बन जाए। तुम कॉन्सेप्ट समझो, हमारा बॉडी कितना बढ़िया है, हम लोग मोटा मोटा खाना खा रहे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, उन सबको स्मॉल स्मॉल बोटी बोटी पार्ट में तोड़ रहा है हमारा बॉडी, छोटा छोटा पार्ट, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, और बाद में वो क्या हो सके, छोटा छोटा पार्ट वापस एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे बॉडी में। समझ में आया। यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, लिपिड को तोड़ेंगे स्मॉलर पार्ट में, उन स्मॉलर पार्ट का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा लेंगे। समझ में आ गया ये चीज। केशव, क्या समझ में आ रहा है ये चीज। रोटी सब्जी खा लो, सैंडविच बना दो, पानी दे आओ, पानी ले आओ ना, उस रूम में बॉटल पड़ा, प्लीज, प्यास लग रहा है, और गेट बंद कर दो। यस केशव, मेरे लाला, दिमाग से तो नहीं उड़ गया ना। मैंने बताओ बताओ मैंने क्या बताया, बताओ बताओ बताओ। एंजाइम्स का वो बताया कि कब एक्ट करता है, और उसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप सब्सटेंसेस को आपका डाइजेशन में हेल्प ये कर रही है एंजाइम एंजाइम्स। किसका एंजाइम बताया मैंने, तो पैनक्रियास का बताया, बाइल बताया, कि इंटेस्टाइन का एंजाइम बताया। इन आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का एंजाइम बताया है ये। क्यों, ये एंजाइम का रोल समझ में आ रहा है, क्योंकि ये छोटा छोटा पार्ट को और छोटे छोटे पार्ट बोटी बोटी में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, हाँ इतना ही बात मैंने बताया। चलो ठीक है, म्यूट कर दो। वेल डन, बढ़िया है, तुम लोग बने हुए हो खाली अकेले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बधाई हो, आपने इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को कंप्लीट कर लिया। इंटेस्टाइन के एंजाइम के बाद कौन आता है, पैनक्रियाज आता है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। देखो, थैंक यू सो
देखो सुनो, अब पैनक्रियास के एंजाइम के बारे में बात करें भैया, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी खाना आया, मेरा कहाँ पे खाना आता है, ड्यूडेनम में खाना आता है, खाना मेरा आया ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम क्या करता है, एंजाइम को निकालता है जिसका नाम क्या है, एंटेरोकाइनेज। ये एंजाइम क्या करता है, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। ड्यूडेनम का सेल है ना, ड्यूडेनम में भी तो एपिथीलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। खुशी, ड्यूडेनम में क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। तो ये क्या निकाला, ड्यूडेनम का जो सेल्स होते हैं वो एंटेरोकाइनेज को निकालते हैं, और वो एंटेरोकाइनेज डिफ्यूज कर जाते हैं और पैनक्रियास को क्या करते हैं, तमाचा मारते हैं, देख तनाक से मारते हैं पैनक्रियास को कि चलो काम करो। तो पैनक्रियास क्या करेगा, जूस को बनाएगा। समझ में आता है बात, क्या होता है। अब पैनक्रियास बोलता है देखो मालिक, मैं एंटेरोकाइनेज सिर्फ तुम्हारे भरोसे सिर्फ जूस नहीं बनाऊंगा, मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंपाउंड को अपने पास बना के रखूंगा। बहुत सारे एंजाइम्स को पैनक्रियास खुद बना के रखता है। मैं एंजाइम्स बोल रहा हूँ, मैं हार्मोन नहीं बोल रहा। एंजाइम्स कौन कौन सा होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। और क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, ये सब पैनक्रियास के एंजाइम है। कौन कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब किसका एंजाइम है, पैनक्रियास का एंजाइम है। समझ में आया मेरी बात, क्या बोला मैंने, पैनक्रियास की एंजाइम है। ये एंजाइम जो होते हैं जस्ट लाइक स्टमक, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है ये पैनक्रियास में इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है, क्यों ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, जो बता देगा उसको मेरी तरफ से एक टॉफी। जो भी ओपन क्वेश्चन है, क्यों ये पैनक्रियास में एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं होते। चेष्टा तो करो। अच्छा, पेप्सिनोजन क्यों रखा गया, पेप्सिन क्यों नहीं रखा गया, ये सोचो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूं कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में पैनक्रियास ऑलरेडी बना के रखता है। एंटेरोकाइनेज आता है तो ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंटेरोकाइनेज आता है, थप्पड़ लगाता है जोर से, किसको, ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ ये इनएक्टिव फॉर्म में पहले से क्यों भर के रखा गया, क्यों पेप्सिनोजन बना, क्यों पेप्सिन नहीं बना डायरेक्ट, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। कोई शक, तुम कुछ बता सकते हो, कुछ वाइल्ड गेस। चलो ठीक है, म्यूट कर दो, लेट मी टेल यू। बात ये है, तुमने खाना खाया ही नहीं, मान लो भूखी रह गई तुम, गरीबी की वजह से नहीं, ऐसे ही व्रत था, 16 सोमवार, 16 मंडे एंड यू, तुम्हारा व्रत था, तुम भूखी रह गई। तो भूखी रहने से क्या हुआ, तुम्हारे पेट में अगर पेप्सिन निकलता डायरेक्ट, बिना पेप्सिनोजन के, अगर डायरेक्ट पेप्सिन निकलता तो वो पेप्सिन क्या करता, तुम्हारे पेट के जितने भी सेल्स है, सेल मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन है, सबको मार देता। तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन का, सेल का लाइसिस हो जाता, सेल फट जाता, सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाता। समझ रहे हो, डायरेक्ट एक्टिव रखने से, डायरेक्ट एक्टिव एंजाइम रखने से क्या होता, इनएक्टिव एंजाइम रखा हुआ है पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि जैसे ही खाना आए हाथों हाथ इसको फ्राई किया और परोस दिया। समझ में आया, ऐसे नहीं कि भाई खाना आएगा तब पेप्सिनोजन बनेगा, पेप्सिनोजन बन के रखा हुआ है ऑलरेडी। मेहमान आए तो ऑलरेडी हम लोग आलू उबाल के रखे हैं, आलू का सब्जी बना के नहीं रखे, क्या पता मेहमान नहीं आए तो आलू का उबाल के रखते हैं। मेहमान आ गया तो फट से आलू को काटा, या तो आलू का चाट बना दो या आलू का सब्जी बना दो, आलू तो कहीं भी डल जाता है। डायरेक्ट एंजाइम रखते तो क्या हो जाता, डैमेज हो जाता। समझ में आया, तो उधर स्टमक को डैमेज हो जाता और ट्रिप्सिन रहता, क्योंकि ये एंजाइम है, हाईली एक्टिव है। तुमने पढ़ा है ना एंजाइम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, एंजाइम्स आर हाईली इफेक्टिव सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, ये नाचते हैं ट्रांजिएंट फॉर्म में, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अनस्टेबल होते हैं एंजाइम्स।
तो एंजाइम क्या करेगा, पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर जाएगा, पैनक्रियाज के प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। तुम्हारे बॉडी में अपने आप पैनक्रियाज मर गया, खत्म हो गया। सोचो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, तुम्हारे बॉडीज में पैनक्रियाज गयो। और इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स का डेथ हुआ है, ये रिकॉर्डेड है। अब तो नहीं होता इतना, उसको बोलते हैं अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, नाम सुना होगा, पैनक्रियाटाइटिस। क्या हुआ, कभी कभी ये एंजाइम जो होता है अपने आप एक्टिव हो गया, ट्रिप्सिनोजन अपने आप ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, तो पैनक्रियाज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, पूरा का पूरा पैनक्रियाज गल जाता है पेशेंट का, पूरा यहाँ पे जो पैनक्रियाज है पूरा का पूरा गल गया। पैनक्रियाज गलने से क्या हुआ, उसका पूरा इंसुलिन विंसुलिन सब गया, खत्म। पेशेंट हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, हाथों हाथ ऑपरेशन करना होता है, हाथों हाथ पैनक्रियाज को काट के निकालना होता है, और पेशेंट ज़्यादा जीता भी नहीं है। अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बहुत डेंजरस कंडीशन है, बहुत पेशेंट्स का डेथ गया है। एनीवेज, तुम्हारे लेवल पे ये नहीं था, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैनक्रियाज में ट्रिप्सिनोजन को स्टोर करते हैं। ठीक है, खाना जब भी हमारे इंटेस्टाइन में आया तो ये ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में और ट्रिप्सिन किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, ये ट्रिप्सिन जो है ये बाकी इनएक्टिव एंजाइम्स को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो ट्रिप्सिन बना, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, काइमोट्रिप्सिन में। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस पे एक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रो को हटा दो, यानी किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया ये चीज, पक्का है? कुछ समझ में नहीं आया इसमें, ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया? तो ट्रिप्सिन का काम तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंजाइम्स देखो क्या क्या है, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, और मतलब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए 3 एंजाइम, कौन कौन से, ट्रिप्सिन। अच्छा, मुंह में जो आया था उसका नाम क्या था, सैलिवरी अमाइलेज का एक और नाम क्या बताया था? हाँ, ट्रिप्टिन बताया था, ट्रिप्टिन, ये ट्रिप्सिन है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन ये सारे इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। पैनक्रियाज के पास भी वही काम है जो इंटेस्टाइन का काम है। इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड को तोड़ता है, पैनक्रियाज भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड को तोड़ता है। फर्क इतना है कि पैनक्रियाज का जो एंजाइम है उसमें हमने क्या रखा, अमाइलेज। इंटेस्टाइन में हमने अमाइलेज नहीं रखा था, वहां पे हमने क्या रखा था, डाइसैकेराइडेजेस रखा था, यानी माल्टेज रखा था, माल्टोज को तोड़ने वाला। पैनक्रियाज में हमने अमाइलेज रखा, इसके पीछे का रीजन अभी समझाऊंगा कुछ देर में। ठीक है, तो अमाइलेज रखा, लाइपेज रखा और न्यूक्लियस रखा। देखो क्यों रखा, इसके पीछे का रीजन, खाना जैसे ही ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम ने एंटेरोकाइनेस को निकाला। एंटेरोकाइनेस क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन जितना भी होता है उनको सिक्रीशन करा देता है, और जितना भी वो सारे पैनक्रियाज के एंजाइम कहाँ जाते हैं, ड्यूडेनम में आ जाते हैं, और वाया एंटेरोकाइनेस वो सारा एंजाइम्स क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और वो सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। ये फूड का जो पार्टिकल है, ये जो काइम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्योंकि सिर्फ 30% डाइजेशन हुआ था मुंह में, बाकी का 70% बचा हुआ है ना, वो जो 70% कार्बोहाइड्रेट है वो कौन डाइजेस्ट करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज करेगा। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन है, काइमोट्रिप्सिन है और ट्रिप्सिन है। ठीक है, और वो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। वो जो पेप्टाइड के बॉन्ड बने, उस पेप्टाइड मतलब प्रोटीन के बॉन्ड बने, है ना, पेप्टाइडेजेस। फिर उसके बाद क्या आता है, न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज। पैनक्रियाज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडेज को भी सिक्रीट करता है और न्यूक्लियोसाइडेज को भी सिक्रीट करता है। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हमारे खाने में क्या है, अमाइनो एसिड्स है ना, हमारे खाने में क्या है, एडिनाइन है, हमारे खाने में गुआनिन है, सब कुछ है हमारे खाने में, तो उनको भी तो डाइजेस्ट करना, जो ग्लूकोज से जुड़े हुए नाइट्रोजनस बेस है, तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज लगा। तो इनडायरेक्टली उनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस में दोनों है,
कौन कौन सा, न्यूक्लियोटाइडेज है और न्यूक्लियोसाइडेज है। और ये खाना क्या करता है, पैनक्रियास से जो एंजाइम निकला वो लिपिड को भी डाइजेस्ट कर देगा, लिपिड को भी डाइजेस्ट कर देगा। क्या करेगा, लिपिड को भी डाइजेस्ट कर देगा। तो क्या नाम रखा, लाइपेज रखा, क्योंकि लिपिड का डाइजेशन तो स्टमक में हुआ ही नहीं, सारा जिम्मेदारी यहीं पे। समझ में आया? तो पैनक्रियास लाइपेज को भी सिक्रीट करता है। क्लियर है ये चीज? पैनक्रियाटिक एंजाइम क्लियर हो गया? अब बाइल के बारे में बात करते हैं। तीसरा एंजाइम ये बाइल है। बाइल क्या करता है, बाइल कहाँ से निकलता है, लिवर से निकलता है, स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। एंड अगेन जब भी तुम्हारा एंटेरोकाइनेस आया और सीसी के एंजाइम आया, वो बाइल का सिक्रीशंस को बढ़ा देगा और बाइल कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में आ जाएगा। ये बाइल के अंदर के जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्स के फेवरेट क्वेश्चन थे ये। वो बोलते थे बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट में डिफ्रेंशिएट करो। तो ये जो बाइल होता है ना, ये जो खट्टा ढकार है, तुम्हें पता है खट्टा ढकार आता है मुंह से, ग्रीन ग्रीन कलर का जो उल्टी निकलता है खाली पेट रहने पे या कुछ अनसंड खाने पे ग्रीन ग्रीन उल्टी निकलता है, उसको बाइल बोलते हैं। वो बाइल है एक्चुअली। तो वो जो बाइल है ना, वो बाइल में बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्टेरॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। कोलेस्टेरॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने सुना होगा बहुत सारी 40-50 साल की महिलाओं को क्या होता है, पीठ की थैली में पथरी हो जाता है। अरे खाओगे नहीं, पैन 40 खाओगे, खाना डाइजेस्ट करोगे नहीं, खाली तेल घी खाओगे, तो कोलेस्टेरॉल लीवर डाइजेस्ट तो करेगा ना, मतलब लीवर डाइजेस्ट करेगा और कोलेस्टेरॉल क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा किसमें, कोलेस्टेरॉल किसमें स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। मोटी लुगाई है यार, खाली के तेल घी खा रही है, कोलेस्ट्रॉल आ गया तुम्हारे पीत का थैली में, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपस में जुड़ने लगता है और स्टोन बन जाता है पीत का थैली में। एक्चुअली बाइल में भी कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होता है। फॉस्फोलिपिड इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय द वे, ठीक है, वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। तुम्हारे काम का नहीं, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाता हूँ मैं सब। तो बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स आर द कंपोनेंट। नीट में क्वेश्चन आएगा क्या कोलेस्ट्रॉल बाइल का पार्ट है? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल बाइल का पार्ट है, ठीक है। एक और चीज, ये जो बाइल पिगमेंट है ये दो तरह का है। कौन कौन सा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये एग्जाम में पूछता है क्या ये बाइल सॉल्ट है कि बाइल पिगमेंट है। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट है, ना कि बाइल सॉल्ट है, ठीक है। तुम्हारे लेवल के बाहर हो जाएगा अगर मैं तुम्हें बाइल सॉल्ट बता दिया। उसमें सोडियम टोरोकोलेट होता है और पोटेशियम डाइडेका टोरोकोलेट होता है, DDC। तो इसीलिए हम लोग यूटिलिट टैबलेट देते हैं। तुम्हारे लेवल पे नहीं हो सब चीज़, ठीक है। बाइल सॉल्ट तुम्हारे लेवल पे नहीं है, बाइल पिगमेंट है। तो बाइल पिगमेंट क्या है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट है। कैसे बनता है तुम्हारे नीट में नहीं पूछेगा, बताने को मैं बता सकता हूँ पर तुम्हारे बनाने में नीट में नहीं है। एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट में पूछता है कि बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल में कोई एंजाइम होता, इसीलिए बाइल का कोई रोल नहीं है डाइजेशन में। 11th क्लास में क्वेश्चन आता था बोर्ड्स में, वाई बाइल हैज़ नो रोल इन डाइजेशन, बिकॉज बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स, ठीक है। लेकिन स्टिल ये मिथ है कि बाइल का कोई रोल नहीं है। मेरे हिसाब से बाइल का सबसे ज़्यादा रोल है। केशव तुम बहुत मोटा हो गया है ना, खाना खा रहा है तुम दनादन फैट खाना खा रहा है। तुम्हारा वो जो फैट है वो स्टमक में गया सबसे पहले खाना, वो स्टमक से कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन में कौन आए, बाइल महाराज, बाइल आ गए इंटेस्टाइन में, पधार गए। जैसे ही बाइल तुम्हारे इंटेस्टाइन में आया, ड्यूडेनम में आया, वो बोलेगा हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो तुम्हारा पेट बोलेगा कि देखो इस साले मोटे आदमी ने इतना फैट खाया, इसको डाइजेस्ट करना है। तो बाइल बोलेगा टेंशन नॉट, आई एम हियर। तो बाइल क्या करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। केशव तुमको समझ में नहीं आएगा ये एमल्सिफिकेशन क्या होता है, लेकिन खुशी शायद तुमको समझ में आ जाए। ये हुआ था और न्यूट्रलाइज भी करता है HCl को, वो फंक्शन पढ़ाया था बाइल। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। तो खुशी, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसको बोलते हैं, मिसल फॉर्मेशन। एमल्सिफिकेशन, तुम तो रटा जवाब दे रहे हो, मिसल फॉर्मेशन, मिसल और काइलोमाइक्रोन जो भी है। तो एमल्सिफिकेशन मतलब होता है स्टेबलाइज करना, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, रिन का ऐड देखिए, वो रिन का साबुन का, उसमें क्या होता है, धोते जाओ, नहीं वो तो बंटी वाला था। तो ये रिन वाले में क्या होता है, रिन वाले में वो कपड़ा को लेती है, डिटर्जेंट का साबुन, डिटर्जेंट का उसमें डाल देती है। देखो ये बकेट है, बकेट में क्या किया, कपड़ा डाल दिया, टी शर्ट डाल दिया, टी शर्ट में क्या दाग लगे हुए, दाग अच्छे हैं। तो होता क्या है,
ये जो दाग होता है और ये डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, डिटर्जेंट जो होता है ना, उसके अंदर में अब तुमने कभी केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं है, केमिस्ट्री में लिखा हुआ है बायो, वो लास्ट वाला जो चैप्टर आता है, जो लास्ट में आता है चैप्टर बायोमोलिक्यूल टाइप का केमिस्ट्री में 12th क्लास में, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो सोप होता है ना, सोप में फैटी एसिड होता है। खुशी, फैटी एसिड मत पूछना मेरे से क्या होता है, क्या होता है बताओ। केशव महाराज तुम्हें बताया ना फैटी एसिड, मैंने तुम्हें बताया लेकिन तुम्हें भी याद नहीं। मैंने ये बोला था कि अल्कोहल होता है और RCOOH होता है। ये जो एसिड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। ये फैटी एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, फैट बन जाता है या ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। ये तो बेसिक सा चीज़ था जो मैंने बताया था। ये RCOOH को ही फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये R का वैल्यू क्या होता है, 18 कार्बन, 20 कार्बन, 30 कार्बन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि R का वैल्यू बड़ा होता है, 18-20 कार्बन लगे हुए होते हैं। तो ये जो हमारा डिटर्जेंट होता है ना, डिटर्जेंट में भी क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है, फैटी एसिड्स का सॉल्ट। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, सॉल्ट क्यों बोला, क्योंकि COOH का H को हटा के इधर क्या कर दो, Na+ कर दो, COO- कर दो। तो देखना केमिस्ट्री में लिखा हुआ भी, खुशी कभी खोल के देखना पेज, RCOO- Na+, तो ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है हमारा डिटर्जेंट में। तो ये जो क्या है, फैटी एसिड्स है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स। और ये तुम्हारा क्या है, इधर चिपचिपा खाना लगा हुआ है। चिपचिपा खाना जो होता है वो पानी में नॉर्मली घुलता नहीं। नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी हमारा टी-शर्ट होता है उसमें कोई भी चिपचिपा खाना लग जाए, तेल घी लग जाए, तुम उसको पानी में डालोगी तो वो क्या, लिपिड है। पानी क्या है, पोलर है, डिजॉल्व होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लिपिड जो होता है वो अनसॉल्युबल होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट को ऐड कर देते हैं पानी में। डिटर्जेंट क्या है, सोडियम और पोटेशियम फैटी एसिड्स है, ठीक है, तो वो पोलर कंपाउंड है, ठीक है। और वो क्या करता है, इस लिपिड को घेर लेता है। समझ में आया, क्या करता है, इस स्टेन को सराउंड कर लेता है, कौन, सोडियम और पोटेशियम का लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और उसको वो पकड़ के खींच के निकाल देता है। तो वही ऐड तुमने देखा होगा, जब वो ऐड आता है ना कि दाग अच्छे हैं, तो उसमें भी देखना यही है, कुछ केमिकल होता है जो उस स्टेन को सराउंड करता है, उसको खींच के निकाल देता है। तो हुआ क्या, ये जो तुम्हारे सेंटर में क्या है, सेंटर में नॉन पोलर कंपाउंड तेल ही है, उसको सराउंड कौन कर लिया, उसके सराउंडिंग में कौन आ गया, उसके सराउंडिंग में पोलर कंपाउंड आ गया। पोलर कंपाउंड इसको खींच के क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इससे क्या होता है, स्टेन आराम से निकल जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये क्या है। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हारा एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब क्या होता है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ फैट। फैट को देखो कैसे किया, फैट नॉर्मली ये पानी में इनसॉल्युबल था, ये जो स्टेन था, ये जो दाग था, ये गंदे थे, ये पानी में घुलते नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, मैंने जैसे ही कुछ कंपाउंड डाला, कुछ स्टेबिलाइजर डाला, तो ये कंपाउंड क्या हो गए, ये जो फैट है ये पानी में वो हो गए, पानी में ये हाइड्रोफोबिक नहीं रहे, अब ये पानी में डिजॉल्व हो गए। समझ में आ गया मेरी बात। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ फैट, ठीक है। मतलब बाइल क्या करेगा, बाइल का जो सॉल्ट होता है, हम लोग जो भी चिपचिपा तेल घी का खाना खाएंगे, बाइल का पिगमेंट आएगा, उस तेल के अराउंड क्या कर देगा, कोटिंग कर देगा। समझ में आया, क्या करेगा, बाइल तेल के अराउंड कोटिंग कर देगा। ओके, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, वो क्या करता है, फैट को तोड़ देता है स्मॉल स्मॉल ग्रैनुअल्स में। कैसे तोड़ता है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। हमारे पैनक्रियास से याद है एक एंजाइम निकलता था, लाइपेज। तो पैनक्रियास से क्या निकला, लाइपेज। वो लाइपेज को एक्टिवेट कौन किया, बाइल किया। बाइल आया, लाइपेज एक्टिवेट हो गया। ये लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को तोड़ देगा, यानी फैट को क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है ये, ठीक है। म्यूकोजा के बाद ये क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे सब म्यूकोजा बना दिया, ठीक है। ये म्यूकोजा है, म्यूकोजा के बाहर क्या है, सब म्यूकोजा। देखो ये पूरा क्या है, म्यूकोजा बना दिया मैंने,
मतलब ये ट्यूब बना दी, ट्यूब के बाहर क्या सब म्यूकोसा, मतलब समझ में आ रहा होगा, म्यूकोसा के बाहर क्या सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद क्या मसल्स का लेयर, मसल्स के बाद क्या सेरोसा का लेयर। तो क्या होता है, मैंने बताया था सब म्यूकोसा को क्या होता है, आर्टरी का सप्लाई होता है, नर्व का सप्लाई होता है और लिम्फ वेसल्स का सप्लाई होता है सब म्यूकोसा को, ये मैंने बताया था। अब क्या हुआ, तुमने जो खाना खाया वो खाना में मोटा मोटा क्या था, फैट था, मोटा मोटा फैट था, ठीक है। वो फैट तेल गिर था, उसके ऊपर कौन काम किया, बाइल काम किया। बाइल क्या करता है, पहला बात तो उस फैट को स्टेबलाइज कर देता है, दूसरा बात इस बाइल क्या करता है, इस फैट को तोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज स्मॉल स्मॉल ग्रैनुअल्स में। दिख रहा है ये जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे ग्रैनुअल्स है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। छोटा पार्ट में इसलिए तोड़ा ताकि ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। ये मिसल्स किसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे, म्यूकोसा के सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे। किस में एब्जॉर्ब होंगे, म्यूकोसा के सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे। समझ में आ गया, ये चीज़ इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब ये इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ये कौन सा पार्ट है, ये लुमिनल पार्ट है। मतलब मिसल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, म्यूकोजल सरफेस पे के एकदम पास में होता है। म्यूकोजा को जो सरफेस है उसके ठीक पास में क्या होता है, मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाद में क्या होता है, ये जो तुम्हारा लिपिड का मॉलिक्यूल है सेल के अंदर में, उसको कौन सराउंड कर लेता है, प्रोटीन सराउंड कर लेता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, सेल के अंदर में क्या हुआ, पहले स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंटेड लिपिड्स को अंदर में लाया, उसको किससे सराउंड कर दिया, प्रोटीन से सराउंड कर दिया। मैंने किससे सराउंड किया, प्रोटीन से सराउंड कर दिया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन बोलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, काइलोमाइक्रोन का क्या है, काइलोमाइक्रोन। ओए केशव लाला, ओए केशव, व्हाट इज काइलोमाइक्रोन। बोलो काइलोमाइक्रोन क्या होता है। अरे यार बोल, टाइम वेस्ट मत कर यार, और पढ़ाना है अभी, बहुत पढ़ाना है अभी। क्या समझ में आया, लास्ट क्या समझ में आया। अरे बोल यार, डर क्यों रहा है यार, लास्ट क्या समझ में आया। समझ गया, काइलोमाइक्रोन में ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं, लास्ट क्या समझ में आया तुझे, समझ में आया ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है। हाँ वो तो स्टेबलाइजेशन होता है बेसिकली। लाइपेज का एक्शन समझ में आया, लाइपेज क्या करता है, क्या करता है लाइपेज। हाँ क्या करता है लाइपेज। अरे यार लाइपेज, नाम पे जाओ, क्या लिखा है, लाइप एज, एज मतलब तोड़ना, लिपिड को तोड़ना, फैट को तोड़ना। एज मतलब किसी में एज आ गया इसका मतलब तोड़ना, प्रोटीन मतलब प्रोटीन को तोड़ना। तो लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ेगा। तो तुम जो मोटा खाना खा रहा है, चर्बी का खाना खा रहा है, फैट खा रहा है, उसको तोड़ेगा कौन, लाइपेज तोड़ेगा। लाइपेज को एक्टिवेट कौन किया, बाइल किया। समझ में आया। तो फैट का छोटा छोटा पार्ट हो जाएगा, उसको मिसल्स बोलते हैं। वो छोटा छोटा पार्ट मिसल्स में जानबूझ के बना ताकि सेल के अंदर इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाए। म्यूकोजल एपिथेलियम जो होता है उसके अंदर में मिसल्स इनकॉर्पोरेट हो जाता है। बड़ा फैट होता है तो डायरेक्ट सेल के अंदर में नहीं जा सकता है, उसके छोटा करना पड़ा लाइपेज के हेल्प की वजह से, ताकि मिसल सेल के अंदर चला जाए। जब सेल के अंदर मिसल चला जाएगा तो उसका हम लोग कोटिंग कर देंगे प्रोटीन से। तो उसको प्रोटीन का, प्रोटीन आउटसाइड में और अंदर में लिपिड है, उसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं। और ये लुमिनल सर्फ साइड में होगा कि बेसोलैटरल में होगा, ये बेसोलैटरल साइड में होगा। इसको बेसोलैटरल बोलते हैं क्योंकि बाहर है ना, बाहर है तो लैटरल साइड है, लुमिनल मतलब सेंटर। तो बेसोलैटरल साइड में काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये काइलोमाइक्रोन को कहाँ पे हम लोग एब्जॉर्ब कराएंगे, खुशी बताओ तो मेरे को, काइलोमाइक्रोन को कहाँ एब्जॉर्ब कराएंगे, आर्टरी में, वेन्स में कि लिम्फ में। काइलोमाइक्रॉन्स को हम लोग क्लास क्लास में बताया था लैक्टियस में,
विलाई में जो वेन्स, मैंने लास्ट क्लास में बताया यार, आर्टरी और वेन में नहीं करते, ऑक्लूड हो जाता है आर्टरी वेन, फैट को एब्जॉर्ब करा लोगे तो, इसीलिए तुमको लिम्फ के वेसल्स में एब्जॉर्ब कराना होता है, लिम्फेटिक्स में, जिसका नाम क्या है, लैक्टियल्स। लैक्टियल्स ब्रांचेस होते हैं जो विलाई को सप्लाई करते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हुआ काइलोमाइक्रोन। और अल्टीमेटली वो जो काइलोमाइक्रोन लैक्टियल्स में गया, लिम्फेटिक्स में गया, वो लिम्फेटिक का पूरे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो तुम 12 क्लास में पढ़ोगे। और वो लिम्फेटिक कहाँ पे ड्रेन होता है, वेन्स में ड्रेन होता है, यहाँ पे थोरैसिक वेन होता है, यहाँ पे एक तो खुशी मैंने बताया था, सब क्लेवियन वेन, थोरैसिक वेन, वहाँ पे एंटर होता है। अल्टीमेटली उसको ब्लड में हम लोग डाल देते हैं लास्ट में, ठीक है, अल्टीमेटली ब्लड में डालता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये लाइन कि विलाई में जाता है, विलाई के बाद ब्लड के अंदर में, अल्टीमेटली यहाँ गर्दन के पास हम लोग क्या करते हैं, मतलब इंटेस्टाइन से निकाले पूरा लिम्फेटिक्स, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो वेन्स है, आर्टरी नहीं वेन्स, उसके अंदर डाला और सब क्लेवियन वेन में डाला। और वो वेन क्या होता है तुम्हारा, सुपीरियर वेना कावा के जरिए हार्ट में चला जाता है। तो वो सब खैर बात का बात है, इतना नहीं पता कोई बात नहीं, ये तो पता होना चाहिए, लास्ट से बताया था। स्मॉल ड्रॉपलेट देखो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इनसॉल्युबल होता है ब्लड में, तो इसीलिए स्मॉल ड्रॉपलेट्स में मिसल्स में कन्वर्ट करते हैं। अरे ज़्यादा लग रहा है तो छोड़ दें क्या आज, कोई ज़्यादा तो नहीं, मैंने पढ़ा 1 घंटा 16 मिनट ही पढ़ाया यार। बोलेगी अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आई विल लीव दिस थिंग, मतलब अगले क्लास में पढ़ लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा तो। तो मुझे बताओ बाइल का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ बाइल। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइल, बताओ। फाइल में जैसे पहले तो उसका बेनिफिट बढ़ने कोलेस्ट्रॉल होता है, फाइल सॉल्ट, उसके बाद लाइपेज पे एक्ट करवाते हैं, लाइपेज पे एक्ट करवाते हैं फाइल, और लिपिड पे, सॉरी लिपिड पे लाइपेज एक्ट करते हैं और लिपिड्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 चीज़ें बताया, पैनक्रियास का एंजाइम, इंटेस्टाइन का एंजाइम और बाइल, ठीक है। अब मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रहा तुम लोग को ये लाइन में बताऊं, क्योंकि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस खराब होगा कि तुम लोग को ज़्यादा तो नहीं लग रहा अब ये चीज़। मैंने बताया ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट होता है, तो इसीलिए हम जो भी खाना खाते हैं वो एसिडिक खाना होता है, सलाइवा के जरिए स्टमक में गया, वो एसिडिक खाना इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता था। डैमेज क्यों नहीं होता इंटेस्टाइन में, बिकॉज इंटेस्टाइन में म्यूकस और बाइकार्बोनेट होता है। जो इंटेस्टाइन में जो बाइकार्बोनेट आया वो कहाँ से आया, वो तुम्हें पैनक्रियास से मिला बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंटेस्टाइन का म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, और इंटेस्टाइन में अल्कालिन मीडियम होता है, मतलब स्टमक में एसिडिक मीडियम था और इंटेस्टाइन में अल्कालिन मीडियम है। पीएच कितना है, 7.8, यानी कितना पीएच आ गया, 6.8, 1.8, 7.8। समझ में आया क्या, याद करने का तरीका देखो, 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया, 3 याद करवाए थे, 6.8, 1.8, 7.8, 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया, सब में 8 तो कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब याद है खुशी, मैंने तुम्हें बताया था सब म्यूकोसा में ग्लैंड होता है, ड्यूडेनम में, उसका मैंने नाम नहीं बताया था। पेयर्स पैचेस नहीं, पेयर्स पैचेस अलग चीज़ है, पेयर्स पैचेस म्यूकोसा में होता है, ठीक है, लेकिन सब म्यूकोसा का ग्लैंड का मैंने नाम नहीं बताया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होता है उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। क्या नाम है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड का रोल होता है ये म्यूकस सिक्रीट करना, वैसे बाय द वे ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन में, बिकॉज हमारा जो ड्यूडेनम है उसके ऊपर में एक आपदा आ गई है, क्योंकि स्टमक से जो खाना आ रहा है वो एसिडिक है, ड्यूडेनम को नुकसान हो सकता है, इसलिए ड्यूडेनम में मॉडिफिकेशन हुआ सब म्यूकोसा के अंदर में, और उसमें सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड आ गया, अपार्ट फ्रॉम गॉबलेट सेल्स एंड अदर ग्लैंड्स। वो ब्रूनर ग्लैंड क्या करेगा, म्यूकोसा को सिक्रीट करेगा। नीट 2018 में आया हुआ है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड समझ में आ गया क्या है। ये देखो क्या हुआ,
अब तुम्हें ना मैं एक सीक्वेंस बता देता हूँ याद करने के लिए। इतना जो सब कुछ पढ़ा है राम कहानी, अल्टीमेटली कंक्लूजन ये बता दे रहा हूँ। कंक्लूजन ये है, जो भी खाना खाया यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। ऊपर में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो गया। खाना यहाँ पे आया ड्यूडनम में। खाना कहाँ पे आया, ड्यूडनम में। जब खाना ड्यूडनम में आया तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है तुम्हारा एंटेरोकाइनेज सिक्रीट। एंटेरोकाइनेज से क्या होता है, पैनक्रियास का एंजाइम ड्यूडनम में पहुंच जाता है और वो खाने को किस में तोड़ देता है, मतलब बहुत सारा एंजाइम निकलता है, अमाइलेज, अमाइलेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज और तुम्हारा लाइपेज, वो सब क्या करेगा, तुम्हारा खाने को तोड़ देगा। खाने को क्या करेगा, तोड़ देगा। उसके ऊपर कौन ऐड करेगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा, ऊपर से आ रहा है बाइल, फिर बाइल ऐड करेगा और क्या करेगा, लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा और ज़्यादा, और क्या हो जाएगा, लिपिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फैट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लास्ट में तुम्हारा आता है इंटेस्टाइनल जूस। लास्ट में कौन निकलता है, इंटेस्टाइन का जूस निकलता है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का जूस क्या करता है, याद रखना, इंटेस्टाइन का जूस होता है न्यूक्लियोसाइडेज। मैं बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूक्लियोटाइडेज नहीं है। पैनक्रियाज वाले में न्यूक्लियोटाइडेज और साइडेज दोनों है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज दोनों है, लेकिन ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन से निकलता है उसमें सिर्फ न्यूक्लियोसाइडेज है। ठीक है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, एलन का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि इंटेस्टाइन से जो जूस निकला उसमें सिर्फ न्यूक्लियोसाइडेज होता है, न्यूक्लियोटाइडेज नहीं होता। क्योंकि देखो पैनक्रियाज ने काम कर दिया ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने का। अब न्यूक्लियोसाइड भर भर के यहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तब न्यूक्लियोसाइड मिलेगा, तो इतना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में न्यूक्लियोटाइड है, इसीलिए लास्ट में इंटेस्टाइन जूस बोलता है कि हम न्यूक्लियोटाइडेज नहीं, हम न्यूक्लियोसाइडेज निकालेंगे। समझ में आ गया ये चीज़, देखो यही लिखा हुआ है। प्रोटीन जो भी था उस प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। कौन कन्वर्ट किया, पैनक्रियाज का एंजाइम। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो था उसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। देखो सब डाई डाई है, डाई पेप्टाइड डाइसैकेराइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रोटीन, ये क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब क्या आया फैट, फैट को किसमें, डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया। ये डाइग्लिसराइड अगेन किसमें बाद में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोग्लिसराइड में। न्यूक्लिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद बाइल आएगा। बाइल क्या करता है, तुम्हारा मोनोग्लिसराइड्स को मिसल्स और काइलोमाइक्रॉन्स के जरिए एब्जॉर्ब करा लेता है, फैट का एमल्सिफिकेशन करा देता है। उसके बाद कौन आता है, तुम्हारा इंटेस्टाइन का एंजाइम आता है। इंटेस्टाइन का एंजाइम सबसे लास्ट में आ जाएगा, सक्सेस एंड, देखो लिखा हुआ है सक्स एंटेरिकस का जो एंजाइम होता है एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। पैनक्रियाज ऐड कर चुका, बाइल ऐड कर चुका, उसका जो एंड प्रोडक्ट है उस पर काम करेगा सक्स एंटेरिकस। डाइपेप्टाइड था जो एंड प्रोडक्ट था, पैनक्रियास ने जब अटैक किया तो जो एंड प्रोडक्ट मुझे मिला उन पे काम करेगा इंटेस्टाइन का एंजाइम। तो एंड प्रोडक्ट कौन था, डाइपेप्टाइड डाइसैकेराइड, तो इसीलिए इधर एंजाइम क्या रखे, डाइपेप्टाइडेज और डाइसैकेराइडेज रखे। समझ में आया, इंटेस्टाइन का एंजाइम डाइपेप्टाइडेज डाइसैकेराइड क्यों करे। देखो डाइपेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमाइनो एसिड्स को। डाइसैकेराइड था माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज ग्लूकोज। डाइसैकेराइड था लैक्टोज, किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज गैलेक्टोज। सुक्रोज था उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, उसको मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज होता है जो क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड को शुगर और उसके बेसिस में कन्वर्ट कर देता है। डाई और मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि लाइपेज इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द सक्स एंटेरिकस, ये मैंने बताया है। ठीक है, तो वो जो एंड प्रोडक्ट है ना उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, और बाद में क्या होता है, सबसे मैक्सिमम ऑप्शन जेजुनम में हो जाता है और इलियम में हो जाता है। अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, बहुत सारा प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होता उसको इंटेस्टाइन में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद मेरा कुछ भी समझाने का काम नहीं है, एक खाली ये है मैं ये बता देता हूँ बस समझाने का। एक बात याद रखना तुम लोग, 3 चीज़ होता है ट्रांसपोर्ट में, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव और पैसिव दोनों फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये प्रोटीन के जरिए हो रहा है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस।
रूम में मैंने डिओड्रेंट छिड़क दिया, पूरे रूम में फैल गया, उसको सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। तुम्हारे रूम में जो दरवाजा है उससे तुम बाहर निकल रहे हो, दरवाजा है कैरियर प्रोटीन है, तो वो फैसिलिटेट हो जाएगा। वो एनर्जी के जरिए अगर हो रहा है, तुम एनर्जी खर्चा कर रहे हो तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और अगर तुम एनर्जी खर्चा नहीं कर रही हो ऑटोमेटिकली अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, वो क्या है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन अलग होता है और ऑस्मोसिस अलग होता है। वाटर के केस में हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, हमारे पेट में सब चीज़ मोनोमर में कन्वर्ट हो गया, तो जितना भी देखो ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था और क्लोराइड आयन था, वो अपने आप ही क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, क्लोराइड अलोंग द मतलब जस्ट फैलते नहीं अपने सेल के जरिए, अपने आप बिना कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चला गया, इंटेस्टाइन्स के म्यूकोजा से होते हुए, देखो म्यूकोजा से होते हुए कहाँ चला गया, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था ये अंदर चला गया, ब्लड में चला गया, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, पैसिव मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको पैसिव बोलेंगे। विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और अगर पानी ट्रांसपोर्ट होता है, हम लोग जो पानी पीते हैं ना, पानी भी तो एब्जॉर्ब होगा ना यार, खाने में पानी भी तो होता है, तो पानी से कौन एब्जॉर्ब होगा, ऑस्मोसिस होगा, अलोंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है। समझ में आ गया ये चीज़? अच्छा, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो तुम्हारा पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं, वो तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन के जरिए भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। याद रखना, अगर ग्लूकोज के साथ सोडियम मेंशन्ड है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। खुशी याद है मैंने तुम्हें ORS के बारे में बताया था कि उसमें नमक और चीनी दोनों होता है, तो सोडियम क्या करता है, अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी एंट्री करवा देता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब भी ग्लूकोज और सोडियम साथ में आए तो उसको आंसर तुम एक्टिव ट्रांसपोर्ट मार्क करोगी, ग्लूकोज के साथ क्लोराइड आए तुम पैसिव सिंपल डिफ्यूजन मार्क करोगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, अल्टीमेटली किस में ही चला जाएगा, ब्लड के अंदर में चला जाएगा, ये लिम्फ में नहीं जाएगा। लिम्फ में कौन जाता है, मिसल्स जाता है। ठीक है, ये जो चार्ट है ये NCERT में आया हुआ है, कौन कौन सा माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। हम जो भी ड्रग खाते हैं, याद है किसी को हार्ट अटैक आया था तो हम जीभ के नीचे में ड्रग रख देते हैं, तो नाइट्रेट्स रखते हैं, तो वो ड्रग्स भी मुंह में, ये इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछेगा अल्कोहल कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछता है और एलएनओ पूछता है, अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अल्कोहल, सिंपल शुगर्स पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सभी एब्जॉर्ब हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स, ये ड्रग्स दो मतलब तुम्हारा वो ना गोस्वामी वाला ड्रग्स सर्टेन ड्रग्स माउथ में है और लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये पढ़ लेना, एसिमिलेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसऑर्डर बता देता हूँ क्या डिसऑर्डर है। मेरे मामा को हुआ जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब क्या होता है, शरीर का पीला पड़ जाना, क्योंकि क्या होता है हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन टूट जाता है। ठीक है, बाइल में, बाइल पिगमेंट में, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, तो बॉडी पीला हो जाता है, स्किन पीला हो जाता है, आँख पीला हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस तो एक सिम्टम है कि शरीर पीला हो गया। ठीक है, आगे वोमिटिंग क्या होता है, तो एक और वोमिटिंग में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोजिया प्रीसीड्स, नोजिया मतलब होता है उबाक करना, उबाक आना, तो हमेशा उबाक पहले आएगा, वोमिटिंग बाद में होगा। तो ये आयरन का फेवरेट क्वेश्चन है, फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। उल्टी करने के बाद किसी को उबाक नहीं आता, उबाक पहले आता है बाद में उल्टी आता है। ठीक है, आगे डायरिया मतलब क्या होता है सबको पता है, लेकिन इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फिजिकल डिस्चार्ज इज डायरिया। डायरिया में क्या होता है, देखो हमारा जो इंटेस्टाइन का जो मसल्स होता है वो इर्रेगुलर मूव करता है। इर्रेगुलर बोला है मैंने, एबनॉर्मल बोला है। बच्चे एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो भी तो एबनॉर्मल है, गलत। डायरिया में एबनॉर्मल है, डायरिया में एबनॉर्मल तरीके से क्या करता है, मूव करता है, तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट हो जाता है, और जो पॉटी होता है वो एकदम पानी की तरह हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सारा पॉटी बाहर निकल जाएगा, तो खाना उससे एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है,
फीसेस जो होता है वो रिटेन्ड होता है कोलन के, बावल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली, देखो इसमें एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिखा है और इसमें इरेगुलरली लिखा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन इरेगुलर है मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है, इरेगुलर कभी होता है कभी नहीं होता है, और एबनॉर्मल हो जाए इसका मतलब वो डायरिया है। ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, नीट फंसाता है। वो तुम्हें एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलेगा तुम कॉन्स्टिपेशन मत मार्क कर देना, वो इरेगुलर बोलेगा तुम डायरिया मत मार्क कर देना। इरेगुलर हो गया मतलब कभी होता है कभी नहीं हो जाता, उसमें क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल तरीके से मूव करेगा तो डायरिया हो जाएगा। इनडाइजेशन मतलब क्या होता है खाना ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हुआ। इस कंडीशन में फूड जो होता है वो ढंग तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया। एग्जाम में एब्जॉर्ब आ जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं है, क्या है डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ढंग से पच नहीं पाया, तो इससे तुमको होता है ना क्या नाम है केशव, उल्टी हो जाता है कुछ भी खाता है, इसीलिए होता है। लीडिंग टू तुमको क्या लगेगा कि यार अब और नहीं जाएगा, पेट भरा भरा सा लग रहा है, सुबह से खाए अभी तक पेट भरा हुआ लग रहा है, छंगाने कचौड़ी खा के देख लो पेट भरा भरा सा लगेगा। तो कॉजेस ऑफ इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन है, एंजाइटी है, फूड पॉइजनिंग है, ज़्यादा खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में और आयरन में आता है। जब ज़्यादा तड़क भड़क चीज़ खा लेते हैं ना हम लोग, और जब ज़्यादा खा लेते हैं या फूड पॉइजनिंग या एंजाइटी होता है, उस केसेस में भी क्या होता है हमारा खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि एंजाइम्स ही नहीं आए, एंजाइम्स नहीं आए, पेप्सिन नहीं आया, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो खाना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। हेंस आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ डाइजेशन। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये खुद से पढ़ना। मैरास्मस और क्वाशिकोर दोनों में डिफरेंस क्या है ये एग्जाम में आता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी का डेफिशिएंसी होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। खुद पढ़ना, जब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तब समझा दूंगा, अभी मेरे गले में इतना हिम्मत नहीं है, ठीक है। आगे ये पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, ये बता दिया। अच्छा एक और चीज़, जो न्यूरल कंट्रोल है, जो हम लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ भी खाना वाना देखते हैं तो हमारा मुंह से है ना क्या होता है पानी आने लगता है मुंह में, तो न्यूरल कंट्रोल है। तो हमारे बॉडी में जितना भी सिक्रीशंस है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, जैसे सलाइवा मुंह से थूक निकल रहा है, ठीक है, पेट का सिक्रीशंस हो गया या तुम्हारा इंटेस्टाइन का सिक्रीशंस है, वो सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। वो क्या करता है पैरासिम्पैथेटिक तरीके से और ज़्यादा ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। मस्कुलर एक्टिविटी को भी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है, ठीक है। मसल्स तड़ातड़ क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं। हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल जो हार्मोन्स होते हैं, मैंने कुछ देर पहले बताया लोकल हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं सिक्रीशंस में अपना रोल प्रोवाइड करते हैं, जैसे गैस्ट्रिन हो गया, सीसी के पीजेड हो गया, वो सिक्रीशंस को इफेक्ट करते हैं। समझ में आ गया ये चीज़। क्या बोला बताओ खुशी, क्या बोला, एक सेकंड रुको। वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाला न्यूरल और हार्मोनल दोनों बताया। तो न्यूरल मैंने ये बताया कि जितना भी सिक्रीशन होता है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और लोकल सिक्रीशन जो होता है वो हार्मोन करता है, ठीक है। मसल्स का एक्टिविटी न्यूरल कंट्रोल करता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हेंस आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन डाइजेशन, एवरीथिंग चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, सब कंप्लीट कर दिया डाइजेशन में। तो जाना खुद से एनसीईआरटी पढ़ना। आज बहुत ज़्यादा लगेगा ना कि कितना पढ़ा दिए एकदम।